अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा अपना रिस्पायरेटरी सिस्टम। और रिस्पायरेटरी सिस्टम की हमने स्टार्ट करनी है आज एम्ब्रियोलॉजी। और बच्चों, एम्ब्रियोलॉजी के साथ साथ मैं आपको नोट्स सिखा देता हूँ आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम के। सो दीज आर द नोट्स। और जो आज हम लेक्चर पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द टाइम, क्योंकि हम एक 1.5 घंटा या 2 घंटे की क्लास लेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है। हमने अगस्त से इंशाल्लाह आपके एनआरई क्रैश कोर्स स्टार्ट करना है फ्रॉम योर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, विच इंक्लूड योर सर्जरी, ऑप्शन यानी ईएनटी, ऑप्था, इंक्लूडिंग योर बायोकेमिस्ट्री एज वेल। तो हमने ये जो टॉपिक्स है ना, इन्हीं टॉपिक्स के आपको नीचे ये जो लेक्चर पीडीएफ है ये आपको मिलेगा। इसके अंदर आपने करना है क्या है? एक तो पहली बात है, मैं जो डिटेल लेक्चर दूंगा आपने उसको अच्छे से फोकस करके पढ़ना है। एंड सेकंड फॉर, आपने एनआरई क्लूज को अच्छे से रीड आउट कर लेना। एनआरई क्लूज के साथ साथ आपको क्लिनिकल कोरिलेशन हेल्प करेगी, जो आप मेडिसन के अंदर आपको एमसीक्यूज पिक करने के अंदर अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी। द लास्ट वन कि ये आपको क्लिनिकल जो एमसी हर टॉपिक के 5 to 6 एमसीक्यूज आपको देखने को मिल जाएंगे, विच इज अ वेरी वेरी हाई यील्ड एंड इम्पॉर्टेंट टू कवर अप योर ईच टॉपिक। अगर आप उस टॉपिक को थ्रो देखें, टॉपिक का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ टॉपिक का रीड आना चाहिए। इट मींस कि आपको उसके एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से आपको आने चाहिए, अदरवाइज उसका कोई फायदा नहीं होता। सो फर्स्ट वन, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द लंग्स डेवलपमेंट। कि आपके जो फीटल लाइफ है, यानी कि बच्चे की जो जिंदगी है, आपका जो बच्चा है माँ के पेट के अंदर है, उसकी जो जिंदगी है या वो जब माँ के पेट के अंदर है वो किस तरीके से डेवलप हो रहा है, उसकी 5 स्टेजेस जो है वो यहाँ पे हमने बताई गई हैं। हमने एक एक स्टेज को जो है वो आपने सिंपली रीड आउट करना है, हमने उसको अच्छे से पढ़ना है। अब पहले पहले वो बात करता है लंग्स डेवलपमेंट की। बच्चों, लंग्स डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आपकी जो एम्ब्रियोनिक यानी कि आपकी माँ के पेट के अंदर जो बच्चा है, ठीक है, उसके अंदर उस पीरियड के अंदर आपका किस तरीके से क्या चीज बनती है पहले और किस चीज पे जो सा वो एंड होती है। ठीक है ना। लंग्स ये नहीं होते कि आपके एक ही दफा में कंप्लीटली डेवलप हो जाए, ऐसा नहीं होता। ग्रेजुअली जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अर्ली वीक से लेके लास्ट तक जो है वो आपका कंटिन्यू रहता है ना 5 स्टेजेस। एक चीज याद रखें कि पहले पहले आपकी स्टेज स्टार्ट होती है प्राइमेटिव, रिस्पायरेटरी, बर्ड। पहले पहले आपका एक बर्ड निकलता है। हम नीचे हम ये सारी इसमें डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक ओवर रिव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको नेक्स्ट जब आप ये इस टॉपिक को डिटेल में हम पढ़ेंगे तो आपको पॉइंट जो है वो आने चाहिए। पहले पहले आपका एक बर्ड निकला, उस बर्ड से जो है वो थ्रू द ट्रैकिया वो डेवलप हुआ इनटू द ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से आपके क्या बनेंगे? ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल से आपके क्या बनेंगे? रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स। रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल से आपके क्या बनेंगे? एल्वुलर डक्ट्स। और एल्वुलर डक्ट से आपके क्या बनेंगे? टर्मिनल सैक। और टर्मिनल सैक से आपके क्या बनेंगे? मैच्योर एल्वुलाई। ठीक है। अब इन सारी चीजों चीजों को हमने कंपाइल करके जो है वो डिटेल के अंदर पढ़ना है। ठीक है। अब देखें, वो पहले पहले बात करता है कि लंग्स डेवलपमेंट अकर इन 5 स्टेजेस, जो कि हमने नीचे पढ़नी है कि लंग्स की डेवलपमेंट में या हिस्टोलॉजी की जो स्ट्रक्चर्स होती है उनकी जितनी भी फेसेस होती हैं, हर स्टेज के अंदर आपने 4 चीजों को रीड आउट करना है। कि एयरवेज की जो ब्रांचिंग है वो कितनी बढ़ रही है, लंग्स के टिश्यू कितने मेच्योर हो रहे हैं, कैपिलरी जो सप्लाई है वो कितनी इंप्रूव हो रही है, और गैस की जो एक्सचेंज है वो कितनी डेवलप हो रही है। सो बात करता है बिनाइन विद द फॉर्मेशन ऑफ लंग्स बड, जो अभी मैंने बात किया लंग्स बड फ्रॉम अ डिस्टल एंड ऑफ द रिस्पायरेटरी डायवर्टिकुलम ड्यूरिंग वीक 4 ऑफ द डेवलपमेंट। यानी कि रिस्पायरेटरी डायवर्टिकुलम बेसिकली क्या होता है, जिसे आपके लेरिंजियोट्रैकियल जो डायवर्टिकुलम भी कहते हैं। यानी कि आपके जो रिस्पायरेटरी डायवर्टिकुलम है इसे हम क्या कहते हैं? लेरिंजियो ट्रैकियल डायवर्टिकुलम। अब फोरगट का जो वेंट्रल वॉल होता है उससे निकलने वाली एक आउट ग्रोथ होती है। अब डिस्टल एंड कौन सा होता है और प्रोक्सिमल एंड कौन सा होता है? प्रोक्सिमल एंड होता है आपका पहला वाला पॉइंट, किसी भी चीज का पहला वाला पॉइंट प्रोक्सिमल एंड होता है। और उसके एंड वाला पॉइंट कौन सा होता है बच्चों? डिस्टल एंड होता है। तो डिस्टल एंड जो है वो आपका बॉडी का सेंट्रल पॉइंट से रिलेटिवली क्या होता है? दूर होता है। यानी कि ये आपका सेंट्रल पॉइंट है, तो आपका दूर जाके यानी आखिरी वाला हिस्सा यानी कि आपके हाथ है। अब ये जहां पे आपका नाखून है ये आपका कौन सा पार्ट है? डिस्टल पार्ट है, तो आपकी बॉडी से दूर हुआ ना। और पीछे वाले जो से पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम पीआईपी कहते हैं प्रोक्सिमल, वो आपके कौन से पॉइंट्स हैं? पहले वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है। तो डिस्टल एंड जो है वो आपका सेंट्रल पॉइंट से क्या होता है? दूर होता है। तो रिस्पायरेटरी डायवर्टिकुलम का जो डिस्टल एंड होता है वो आपका बड़ा होके इनलार्ज होके क्या बना देता है? लंग्स बड बना देता है। यानी कि बिनाइन
बीइंग्स विद द फॉर्मेशन ऑफ लंग्स बट फ्रॉम द डिस्टल एंड ऑफ रिस्पायरेटरी डाइवर्टिकुलम, यानी कि आपके लेरिंजियो ट्रैकियल डाइवर्टिकुलम से आपका लंग्स का बड बनता है। अब लंग्स का बड क्या है, लंग्स का बड क्या मुराद होता है, लंग्स के बड के अंदर क्या चीजें आ जाती है, उसके इनिशियल स्ट्रक्चर क्या होते हैं बच्चों। आपकी जो लंग्स के बर्ड्स होते हैं ना, उसमें आपकी ट्रैकिया आ जाती है, आपके मेन ब्रोंकाई आ जाती है, आपकी लोबार ब्रोंकाई आ जाती है, आपकी सेगमेंटल ब्रोंकाई आ जाती है, आपके ब्रोंक्यूल्स आ जाते हैं, और आपके एल्वेलर स्ट्रक्चर, यानी कि एक बर्ड, एक आउट ग्रोथ आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक बर्ड आपको क्या प्रोवाइड कर रही है, सारी चीजें प्रोवाइड कर रही है। और कब से, वीक 4 ऑफ द डेवलपमेंट, कहां से, फ्रॉम द डिस्टल एंड ऑफ द रिस्पायरेटरी डाइवर्टिकुलम। ठीक है, और वीक 4 ऑफ द डेवलपमेंट, याद रखिए वीक 4 ही क्यों, याद रखें प्रेगनेंसी के अप्रोक्सीमेटली 4th वीक में आपकी जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट होती है उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। अगर इससे अर्ली स्टेज के ऊपर हो या सीवियर डेवलपमेंट एरर हो जाए तो उसे हम लाइफ थ्रेटनिंग एबनॉर्मलिटीज कहते हैं। और उस लाइफ थ्रेटनिंग एबनॉर्मलिटीज क्या होती हैं, अभी आगे आप पढ़ेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रैकियो एसोफेगियल फिस्टुला। ठीक है ना, ट्रैकियो एसोफेगियल फिस्टुला, या ट्रैकियल अट्रेजिया, या पल्मोनरी एजेनेसिस, यानी कि आपके लंग्स का ना बनना। ठीक है, एवरी पल्मोनोलॉजिस्ट कैन सी एल्वेलाई, ये एक नमूने का 5 स्टेजेस को याद रखने का। एवरी का क्या मतलब है, एम्ब्रियोनिक। पल्मोनोलॉजिस्ट का क्या मतलब है, सूडो ग्लैंडुलर। कैन का क्या मतलब है, कनेलिकुलर। सी का क्या मतलब है, सेकुलर। और एल्वोलाई का क्या मतलब है, एल्वुलर। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज से, सूडो ग्लैंडुलर स्टेज से, कनेलिकुलर स्टेज से, ये सारी एम्ब्रियोनिक, सूडो ग्लैंडुलर, क्लैनिकुलर, सेकुलर एंड एल्वुलर। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हमारी एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज पे। पहले वो बात करता है कि 4th to 7th वीक, आपको हर चीज की रीजन आपको पता होगी, तो इंशाल्लाह आपको कोई भी चीज जो है वो आपकी मिस नहीं होगी। पहले वो बात करता है एम्ब्रियोनिक स्टेज आपकी स्टार्ट होती है 4 to 7 वीक में। अब इस स्टेज के अंदर आपका प्राइमरी जो प्राइमेटिव कंडक्टिव एयरिंग है, एयरवेज है, वो डेवलप होते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल लंग्स बर्ड टू द ट्रैकिया, ट्रैकिया टू द ब्रोंकियल बर्ड्स। अब सबसे पहले आपको जो रिस्पायरेटरी देखें, एक चीज आपने अपने माइंड में रखनी है कि चीज बन कहां से रही है, रिस्पायरेटरी डाइवर्टिकुलम, एक चीज का आउटग्रोथ। ठीक है, तो याद रखें सबसे पहले रिस्पायरेटरी डाइवर्टिकुलम में आपका लंग्स बर्ड बनता है, और लंग्स बर्ड आपका डिवाइड होगा, किसके अंदर चेंज हो जाता है बच्चों, ट्रैकिया के पोर्शन में। और ट्रैकिया का पोर्शन किसके अंदर डिवाइड होता है, आपका ब्रोंकियल बर्ड्स के अंदर। अब मुझे बताएं, ब्रोंकियल जो बर्ड्स होते हैं वो राइट में भी होते हैं और आपके लेफ्ट में भी होते हैं। ठीक है, राइट ब्रोंकियल बर्ड, लेफ्ट ब्रोंकियल बर्ड, क्योंकि दो लंग्स आपके हैं ना, राइट और लेफ्ट, तो दोनों राइट ब्रोंकियल बर्ड्स में और लेफ्ट में। परेशान ना हो, जब ये हम कंप्लीट पढ़ लेंगे तो मैं आपको एरो फॉर्मेट एक समरी भी बता दूंगा, जिससे आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, अब आप राइट और लेफ्ट आपके ब्रोंकियल बर्ड्स बने। ब्रोंकियल बर्ड्स होते क्या है, ब्रोंकियल बर्ड्स वो एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपके राइट लंग्स में और लेफ्ट में ब्रोंकाई डेवलप करते हैं आगे जाके। अब देखिए आगे वो कहता है मेन स्ट्रीम ब्रोंकाई, यानी कि ब्रोंकियल बर्ड्स किसके अंदर आए, मेन स्ट्रीम ब्रोंकाई के अंदर। अब ट्राइकिया को हमने दो मेन ब्रांचेस में डिवाइड करना होता है, एक राइट मेन ब्रोंकस और लेफ्ट मेन ब्रोंकस। ठीक है, नेक्स्ट वो कहता है सेकेंडरी या लोबर ब्रोंकाई। सेकेंडरी या लोबर ब्रोंकाई क्या होती है, मेन ब्रोंकाई होती है जो आपकी फर्दर डिवाइड होकर आपकी 3 ब्रोंकाई के अंदर चेंज हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल आपकी लोबर ब्रोंकाई है वो आपकी चेंज हो रही है 3 लोबर ब्रोंकाई में, अपर लोब ब्रोंकस, मिडिल लोब ब्रोंकस और लोअर लोब, यानी कि मिडिल लोब में, अपर में और लोअर में। ठीक है, और लेफ्ट लंग में, ये बात आपने याद रखनी है कि राइट के अंदर और लेफ्ट के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस किस चीज का आता है। राइट में आपके 3 लोबार ब्रोंकाई होते हैं, एक अपर लोब होता है, एक मिडल होता है और एक लोअर होता है। लेफ्ट लोब के अंदर आपके 2 लोबार्स होते हैं, एक आपका अपर होता है और एक आपका कौन सा होता है, लोअर होता है। ये पॉइंट लाजमी याद रखने के, अगर कोई आपसे ये पूछे ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, तो आपने बताना है कि भाई उसके अंदर 3 होते हैं, अपर मिडल लोअर, और इसके अंदर सिर्फ अपर होता है और लोअर होता है। राइट लंग में आपके 3 लोब्स होते हैं, जबकि लेफ्ट लंग के अंदर आपकी, कोई बता सकता है कि लेफ्ट लंग के अंदर किस वजह से आपके 2 लोब्स होते हैं, अल्लाह ताला ने आपके 2 लोब्स किस वजह से होते हैं। मैं क्लू दे देता हूं आपको कि कोई स्पेस होती है जो आपकी उस लंग्स की जगह पे होती है, तो कोई मुझे बता सकता है, एनीवन, कि कोई के लेफ्ट लंग के ऊपर जो सा वो आपकी किस जगह ने ऐसी स्पेस ली होती है कि आपके अपर और लोअर लोब होते हैं। शाबाश ज़ारा,
हार्ट, दिल ने, दिल ने वो स्पेस ली होती है कि जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिल रहे होते हैं, दो लोब्स देखने को मिल रहे होते हैं, ठीक है। एंड देन वो बात करता है इट में लीड्स टू द टर्शियरी या सेगमेंटल ब्रोंकाई, ठीक है। अब सेगमेंटल या सेकेंडरी जो, यानी कि आपके जो प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, और आखिर में आ गया टर्शियरी, यानी कि टर्शियरी या सेगमेंटल ब्रोंकाई क्यों हो गए थे, क्योंकि आपके स्पेसिफिक ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट होते हैं जो आपको सप्लाई कर रहे होते हैं, यानी कि आपके जो ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट है उसके अंदर आपके सेगमेंटल ब्रोंकस और ब्रांच ऑफ पल्मोनरी आर्टरी होती है, जहां पे आपकी क्या होती है, आपकी सप्लाई जो है वो काम कर रही होती है, ठीक है। और याद रखें इस इस स्टेज के अंदर, एम्ब्रियोलॉजी का स्टेज के अंदर कोई भी मसला होगा तो आपको क्या चीज देखने को मिलेगी, ट्राइकोएसोफेगल फिस्टूला, इसके अलावा स्टेनोसिस, इसके अलावा पल्मोनरी एजेनेसिस, ये चीजें आपको देखने को मिल रही होती है, ठीक है। और ट्राइकोएसोफेगल फिस्टूला हम जो सा वो नीचे जाके पढ़ते हैं, वो क्या होता है, बेसिकली आपका ट्राइके और जो एसोफेगस होता है उसके दरमियान क्या आ जाती है, आपका एबनॉर्मल कनेक्शन जो सा वो आपको स्टार्ट हो जाता है, देखना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों आपके सूडो ग्लैंडुलर स्टेज विच इज फ्रॉम द 5 to 17 वीक। अब सूडो ग्लैंडुलर स्टेज, सूडो ग्लैंड यानी कि आपकी जो डेवलपमेंट लंग है ना वो आपका ग्लैंड जैसे नजर आ रही होती है, ठीक है। सूडो का मतलब क्या होता है, रिजेम्बलिंग, सूडो का क्या मतलब होता है, रिजेंबल करना, और ग्लैंडुलर का क्या मतलब होता है कि आपका ग्लैंड से रिजेंबल करना। तो आपकी अगर ग्लैंडुलर अपीयरेंस शो हो रही है तो उसको हम किस क्या स्टेज कहेंगे, सूडो ग्लैंडुलर। वो बात करते हैं एंडोडर्मल ट्यूब्यूल्स लीड्स टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। देखें एंडोडर्म कौन सी लेयर होती है आपकी, जो एम्ब्रियोलॉजी है उसके अंदर तीन जर्म लेयर्स होती हैं, तीन जर्म लेयर्स, एक आपकी होती है एक्टोडर्म, एक आपकी होती है मीजोडर्म, और एक होती है बच्चों आपकी एंडोडर्म। ये तीन लेयर्स होती हैं आपकी, ठीक है, जो आपकी रिस्पायरेटरी जो एपिथेलियम होती है उसके अंदर होती है। तो याद रखिए इन तीन में से जो ये आपका एंडोडर्म होता है इससे आपके जो रिस्पायरेटरी एपिथेलियम है वो क्या होती है, डेवलप होती है, ठीक है। अब एंडोडर्मल एंडोडर्मल ट्यूब्यूल से आपकी स्टार्ट होती है यानी कि एंडोडर्म से, और कहाँ पे जाती है आपके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर क्या आते हैं आपके जो कंडक्टिंग जोन का लास्ट पार्ट होता है, यहाँ पे मैं आपको समझा भी दूंगा इस जो ग्राफ है इसके अंदर, ठीक है। ये आपका क्या होता है, कंडक्टिंग जोन का लास्ट पोर्शन होता है, ठीक है, जिसके बाद आपके एक होता है कंडक्टिंग जोन और एक होता है रिस्पायरेटरी जोन। अब तक हमारा कंडक्टिंग जोन बना है, ठीक है, यानी कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल सराउंडेड बाय मोडेस्ट कैपिलरी नेटवर्क, यानी कि आपका कंडक्टिंग जोन का जो लास्ट पार्ट होता है इसके अंदर होता है, और इसके बाद आपके रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल स्टार्ट होते हैं, ठीक है। कंडक्टिंग जोन आपका बन गया 2 वीक्स ये 17 तक, अब उसके बाद जो सब आपका स्टार्ट हो रहा है रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल, यानी कि यहां तक आपका बन गया कंडक्टिंग जोन। अब वो कहता है कैपिलरीज से क्यों इंटरकनेक्टेड होते हैं, उनके साथ डेवलपमेंट ब्रोंक्यूल्स के आसपास क्यों कैपिलरीज होती हैं, बच्चों जो कैपिलरीज होती है ना वो आपकी एयरवेज और ब्लड वेसल्स के साथ क्लोज कॉन्टेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो गैस की जो एक्सचेंज होती है वो आपकी सरफेस जो है वो आपकी डेवलपमेंट नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए मोडेस्ट का मतलब ये होता है कि आपका लिमिटेड या इनसुफिशिएंट, ठीक है। याद रखें देयर इज रिस्पायरेशन इम्पॉसिबल बट इनकम्पेटेबल विद द लाइफ, यानी कि इस स्टेज के अंदर अगर फीटस प्री मेच्योरली डिलीवर हो जाए यानी कि वक्त से पहले माँ के पेट से निकल आए, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्री मेच्योर डिलीवरी, जिसके वजह से आपका जो बच्चा है वो सरवाइव नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि आपका रिस्पायरेटरी, क्योंकि आपका कंडक्टिंग जोन सिर्फ बना होता है, आपका रिस्पायरेटरी जोन नहीं बना होता जिससे आप सांस ले सकते हैं, आपके अल्वुलर डक्ट एब्सेंट होते हैं, एल्वोलाई एब्सेंट होते हैं, आपके ब्लड एयर आपके एब्सेंट होते हैं, सर्फेक्टेंट आपके लिए अवेलेबल नहीं होता, इसलिए बच्चा क्या होता है बच्चों, इनकम्पेटेबल होता है। यहां तक आपका सिर्फ कंडक्टिंग जोन बना, यानी कि एक चीज को आपने कंडक्ट किया, एयर को आपने अपने पास बुलाया, लेकिन एयर को एक्सचेंज करना, हर चीज को डिलीवर करना, हर चीज को एक्सचेंज करना, वो आपका रिस्पायरेटरी जोन का काम है। क्लियर बच्चों, यहां तक क्लियर हुआ आपको, ये दो स्टेजेस आपको क्लियर हुई। हाँ जी बच्चों, सब काइंडली सब मुझे आंसर कर दें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कनेलिकुलर। कनेलिकुलर स्टार्ट होता है फिर वीक 16 to 15। याद रखें कनेलिकुलर का मतलब होता है कि आपकी ब्रोंक्यूल्स का जो ल्यूमन है जब इनलार्ज होता है और वो एक कनाल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है, पहले था एक ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे, अब हो गया कनाल लाइक स्ट्रक्चर, उसे हमने क्या नाम दिया, कनेलिकुलर। अब देखें
टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बन गए थे, यानी कि कंडक्टिंग जोन बन गया। अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स किस में चेंज हो रहा है? रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स किसके अंदर चेंज हो रहे हैं? रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। और रिस्पिरेटरी किसके अंदर चेंज हो रहे हैं? अल्वेओलर डक्ट्स के अंदर। रिस्पिरेटरी जोन आपका कंडक्टिंग जोन और रिस्पिरेटरी जोन के अंदर ट्रांजिशन जो स्ट्रक्चर्स होता है वो आपका डिफरेंट होता है। अब इनकी वॉल्स के अंदर आपके स्कैटर्ड एल्वोलाई डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके अंदर आपकी गैस एक्सचेंज पॉसिबल होती है, जो हमारे लंग्स का मेन काम है। और उसके बाद एल्वोलर डक्ट्स होते हैं, यानी कि एल्वोलर डक्ट्स आपकी छोटी छोटी पैसेजवेज होते हैं, जिनके अंदर आपके मल्टीपल एल्वोलाई ओपन होते हैं। यानी कि एक डक्ट है और उसके अंदर मल्टीपल ऑफ द एल्वोलाई क्या है? प्रेजेंट है। क्लियर? विच इज सराउंडेड बाय प्रोमिनेंट कैपिलरी नेटवर्क। अब यहाँ पे कैपिलरी नेटवर्क का होना जरूरी है, जो ज्यादा क्या होगा? डेंस होता है, एयरवेज के बिल्कुल क्लोज होता है, गैस की एक्सचेंज करता है, और आपकी बॉडी के अंदर क्या कर रहा होता है? इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब प्रोमिनेंट कैपिलरी नेटवर्क क्या होता है? यानी कि जो आपका क्लियरली डेवलप या वेल एस्टेब्लिश्ड होता है। ठीक है ना? तो कैपिलरीज के अंदर जो होता है वो आपका एल्वुलरी जो एपिथेलियम होता है उसके यानी कि आपका क्लोज होने से आपके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक्सचेंज है वो आपकी क्या होती है? इंपॉर्टेंट होती है। एयरवेज इंक्रीज इन डायमीटर, यानी कि जो आपकी डेवलपमेंट जो एयरवेज होती है उसकी जो ल्यूमन होती है वो आपकी वाइड होती है। देखें, वाइड होने का मतलब ये है कि आपकी जो हवा आ रही है, यानी कि एक पहली बात है एक ने कंडक्ट किया, और दूसरी चीज आपकी रिस्पायरेटरी, ये तो आपकी थी कंडक्ट, यानी कि हवा को, सांस को अंदर यहाँ तक लेके आना। अब यहाँ यहाँ डिपेंड करता है आपका रिस्पायरेटरी जोन कि आपकी जो एल्यूमन है वो सख्त तो नहीं है, वहाँ रेजिस्टेंट तो नहीं है, एयर फ्लो तो नहीं है, या कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे आपको क्या हो? असर हो। तो एयरवे रेजिस्टेंट जो है वो आपका नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए वो एयरवे रेजिस्टेंट जो है इंक्रीज होता है डायमीटर में। इसके अलावा वो बात करता है न्यूमोसाइट्स डेवलप स्टार्टिंग एट वीक 20। ठीक है ना? अब आपने आगे जाके न्यूमोसाइट्स पढ़ने, विच इज टाइप 1 एंड विच इज टाइप 2। टाइप 1 आपकी क्या होती है? बहुत ज्यादा थिन होती है, और टाइप 2 आपकी क्या होती है? क्यूबोइडल होती है, क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं। रिस्पायरेशन कैपेबल एट वीक 25। याद रखें कि आपकी जो वीक 20 तक, वो कहते हैं ना 20 तक आपके न्यूमोसाइट्स बनते हैं, तो याद रखें 20 हफ्ते तक आपके जो टाइप 1 और टाइप 2 न्यूमोसाइट्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को डिफरेंशिएट होना क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। यानी कि इसका मतलब होता है कि आपकी जो लंग्स है वो गैस एक्सचेंज और सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन है उसके लिए आपकी कैपेसिटी बना रहे हैं, उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन इट विल मेक द रिस्पायरेटरी कैपेबल, यानी कि उसके बाद आपकी जाके रिस्पायरेशन जो है वो 25 हफ्ते तक जाके आपका लंग जो है वो फुली मेच्योरली आपका क्या कर रहा होता है? आपका थोड़ा बहुत कैपेबल होता है रिस्पायरेटरी के लिए। ठीक है ना? तो इसलिए 25 तक आप सर्वाइवल पॉसिबल है, लेकिन इसके पहले अगर बच्चा डिलीवर हो जाए तो उसका क्या मतलब है? सर्वाइवल आपका अलाउ नहीं कर रहा होता। क्यों? 25 हफ्ते तक आपने क्या क्या चीजें पढ़ ली कि आपका पूरा लंग्स बड भी बन गया, ट्रैकिया बन गया, ब्रोंकियल बड बन गए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर भी बन गए, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स भी बन गया, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स भी बन गए, और एल्वेओलर डक्ट भी बन गए। ठीक है, आपकी कैपिलरीज भी आ गई, गैस एक्सचेंज भी हो रही है, और सर्फेक्टेंट की जो प्रेशर है वो भी स्टार्ट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर बच्चा पैदा हो जाए, अगर इवन दो बच्चा पैदा हो जाए, तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि हम उन्हें क्या चीज प्रोवाइड करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट, मैकेनिकल वेंटिलेशन या सी पैप, या आपने पढ़ा होगा स्लीप एपनिया के पेशेंट्स के अंदर, या बाहर से सरफेक्टेंट देना ताकि जो लंग्स है वो कोलैप्स ना हो जाए, ऑक्सीजन कॉन्टिन्यूसली, और अनआईसीयू केयर। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपने लाजमी देनी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी कैनेलुलर के बाद आपकी सेकुलर स्टेज। सेकुलर स्टेज वो कहता है कि वीक 24। सेकुलर स्टेज यानी कि आपके जो लंग्स हैं उसमें सैक लाइक यानी कि टर्मिनल स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं। तो वो बात करता है कि आपकी जो एल्वुलर डक्ट्स हैं वो आपके टर्मिनल सैक के अंदर डेवलप हो जाते हैं। टर्मिनल सैक्स क्या होती हैं? आपकी थिन वॉल्ड एयर स्पेसेस होती हैं, जिनके अराउंड आपके कैपिलरी नेटवर्क क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं आपके यहाँ पे? कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट होते हैं। बस इसको ऐसे समझ लेंगे, आपके क्या है? कैपिलरी नेटवर्क है, जो आपके फ्यूचर के अंदर जो आपके मेच्योर एल्वुलाई है वो आपके डेवलप होते हैं, और यहाँ से आपकी क्या होती है? गैसेस एक्सचेंज होती है। टर्मिनल सैक्स सेपरेटेड बाय प्राइमरी सेप्टा। बच्चों, सेप्टा वॉल्स होती हैं जो आपके एयर स्पेसिस को सेपरेट कर रही होती हैं। अब प्राइमरी सेप्टा के अंदर आपकी तीन चीजें आती हैं। प्राइमरी सेप्टा के अंदर आपकी तीन चीजें आती हैं। पहली चीज कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, कैपिलरीज एंड डेवलपिंग एपिथेलियल लाइनिंग। ठीक है, और सेकुलर स्टेज के अंदर आपकी जो टर्मिनल सैक्स होती हैं वो आपकी रिलेटिवली लार्ज होती हैं और आपकी इमेच्योर होती हैं।
ठीक है। बस क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है इस स्टेज की कि इसके अंदर आपके जो टाइप 1 न्यूमोसाइट्स होते हैं वो आपके फ्लैटेंड होते हैं, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स मैच्योर होते हैं, सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन होना स्टार्ट होती है, और ब्लड एयर बैरियर जो सा वो आपकी होते हैं। ठीक है ना। लास्ट वन इज एल्वुलर स्टेज। एल्वुलर स्टेज के अंदर वो क्या बात करता है कि आपकी जो टर्मिनल सैक है लीड्स टू द अडल्ट एल्वुलाई ड्यू टू सेकेंडरी सेप्टेशन, यानी कि जो आपकी लंग्स डेवलपमेंट है यानी कि बर्थ पे आपकी कंप्लीट नहीं होती। ठीक है ना। यानी कि एल्वुलाई की जो मतलब 36 हफ्ते तक, ठीक है ना, और 8 साल तक आपकी जो लंग्स की डेवलपमेंट है ना वो होती है, यानी कि आपकी जो सर्फेक्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी सर्फेक्टेंट क्या है जो आपकी प्रोडक्शन होती रहती है। तो वो बात करता है कि जो टर्मिनल सैक है वो आपके मेच्योर एल्वुलाई के अंदर कन्वर्ट होते हैं थ्रू सेकेंडरी सेप्टेशन, नॉट प्राइमरी। प्राइमरी के अंदर आपकी 3 चीजें जो हैं वो मैंने आपको बता दी है, लेकिन सेकेंडरी सेप्टेशन क्या होती है कि आपकी एक लार्ज सैक स्मॉल एल्वुलाई में डिवाइड हो, टोटल सरफेस एरिया आपका इंक्रीज हो, गैस एक्सचेंज के लिए आपका लंग ज्यादा एफिशिएंट हो। ठीक है। और सरफेस एरिया क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी जो गैस की एफिशिएंसी है या सरफेस एरिया वो आपका क्या हो, बड़ा हो। ज्यादा एल्वोलाई, ज्यादा सरफेस एरिया, ज्यादा ऑक्सीजन। ठीक है ना। और ड्यू टू सेकेंडरी सेप्टेशन यानी कि दूसरे मरहले के अंदर। अब एल्वोलाई आपके बर्थ के बाद वो कहता है अडल्ट एल्वोलाई ड्यू टू सेकेंडरी सेप्टेशन, यानी कि एल्वोलाई याद रखें कि आपके बर्थ के बाद बनना स्टार्ट होते हैं ज्यादा। क्यों? अब एल्वोलाई की यानी कि बर्थ के बाद एल्वोलाई का नंबर भी इंक्रीज होता है, उसकी वॉल जो सी होती है वो थीन होती है। जितनी ज्यादा थीन होंगी ना बच्चों, उतनी ज्यादा उसकी गैसियस की एक्सचेंज मजे की होगी, अच्छी होगी। जितनी ज्यादा थिक होंगी उतना ज्यादा गैस मसला होगा उसको एक्सचेंज होने में। कैपिलरी नेटवर्क भी जो सा वो आपका इंप्रूव होता है आपके एल्वोलाई के सराउंडिंग में, और लंग्स का वॉल्यूम भी जो सा वो ज्यादा होता है। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एल्वोलाराइजेशन। ठीक है, कि आपके एल्वोलाई का जो सा वो आपका क्या हो रहा है, पूरा रोल अप हो रहा है। ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं फीटल ब्रीदिंग, बच्चे का सांस लेना। इन यूट्रो यानी कि मदर के जो यूट्रस है उसके अंदर जो बच्चा है जो पैदा है जो अभी बन रहा है यूट्र लाइफ के अंदर, तो फीटस एयर को क्या कर रहा होता है, इनहेल कर रहा होता है, और रिस्पायरेटरी लाइक मूवमेंट करता है, जैसे एमनियोटिक फ्लूइड जो सा वो लंग्स में मूव करता है, फिर लंग्स से बाहर होता है। अब एमनियोटिक फ्लूइड आपकी लंग्स की डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड नहीं होगा, जिसे हम कहते हैं ओलिगोहाइड्रोमिनास, अगर एमनियोटिक फ्लूइड नहीं होगा तो आपके लंग्स भी नहीं होंगे, डेवलप नहीं होंगे, जिसे हम पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया कहते हैं, विच इज अ क्लासिकल साइन ऑफ पोर्टर सीक्वेंस। ठीक है। तो एमनियोटिक फ्लूइड आपकी लंग्स की डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसके लिए आपका यूरिन का होना भी सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर आपकी किडनी फेलियर है, बच्चे का किडनी काम नहीं कर रहा है, यूरिन नहीं है, तो फिर वो आपके लंग्स भी नहीं बनेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड भी कम बनेगा, और वो बच्चे के अंदर जो पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया वो भी हो रही होगी। ठीक है। In utero, breathing occur via aspiration and expulsion of amniotic fluid. एस्पायरेशन का क्या मतलब होता है बच्चों, कि फ्लूइड का रिस्पायरेटरी पैसेज के अभी इस टाइम पे अगर आप फ्लूइड को अपने सांस के अंदर लें, सांस वाली नाली में चला जाए, तो आपको क्या फील होगा? ठीक है। आप बाहर की तरफ निकालेंगे ना अपने जो सांस है, आपको सांस नहीं आएगा ना प्रॉपर। ठीक है। अभी के लिए तो जरूरी है भी नहीं, क्योंकि वो डिवेलप हो चुकी है, आपकी वो जगह डिवेलप हो चुकी है। लेकिन बच्चों के अंदर बच्चों एस्पायरेशन क्या करना होता है, अपने फ्लूइड को एस्पायरेट करना होता है। जब तक फ्लूइड एस्पायरेट नहीं करेगा वो डिवेलप नहीं होगी। ठीक है। और एक्सपल्जन का क्या मतलब होता है, फ्लूइड का बाहर निकलना। एस्पायरेशन अंदर फ्लूइड का और एक्सपल्जन बाहर किसका, एमनियोटिक फ्लूइड का। ठीक है। इंक्रीज पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस थ्रू गैस्ट्रेशन, यानी कि गैस्ट्रेशन के दौरान जो पल्मोनरी वेसल्स हैं वो आपके प्रोग्रेसिवली जो है वो डेवलप होती हैं और आपकी वाइड होती हैं, और आपकी जो पल्मोनरी गैस्ट्रेशन एज है उसके अंदर आपकी रेजिस्टेंट वेस्कुलर रेजिस्टेंट है वो आपकी बढ़ती है। एट बर्थ एयर रिप्लेस द फ्लूइड, जो सांस होती है वो आपके फ्लूइड को क्या करते हैं, रिप्लेस, जैसे कि हम। ठीक है। तो बर्थ के दरमियान आपके एल्वोलाई के अंदर जो है वो एयर फिल हो जाती है, लंग्स फ्लूइड को क्लियर कर देता है, ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज हो जाता है, आपकी पल्मोनरी वेसल्स डायलेट कर जाती हैं, वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाती है, और फ्लो आपका बढ़ जाता है, एंड डिक्रीज द पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस। सो दिस इज योर स्टेजेस। अब यहाँ पे आप एक दफा देखें, पहले पहले उसे हमने क्या पढ़ा बच्चों, एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज। अब एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज के अंदर आपके सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या बन रही है, कुछ चीजें स्ट्रक्चर बन रहे हैं, विच इज योर लंग्स बर्ड, ट्रैकिया, ब्रोंकियल बर्ड। ठीक है। यानी कि आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज कहां से स्टार्ट हो रहा है, 4 to 7, और इसके अंदर बन क्या रहा है, आपके इनिशियल एयरवेज बर्ड बन रहे हैं। ठीक है। और मेन ब्रोकस जो है वो बन रहे हैं। फिर आपको आ जाता है सोडोग्लैंडुलर। सोडोग्लैंडुलर कौन से वीक तक होता है, 5 to 17, और इसके अंदर आपके क्या बन रहे होते हैं, कंडक्टिंग एयरवेज बन रहे होते हैं, और आपके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स डेवलप हो रहे होते हैं। फिर आपको आ जाता है कैनालिकुलर। कैनालिकुलर के अंदर आपके कैनाल लाइक बन रहे होते हैं, जो आपका किस वीक से होता है, 16 to 25 वीक।
सॉरी 25 वीक। इसके अंदर आपके क्या बन रहे होते हैं, आपके जो रिस्पायरेटरी होते हैं, आपके जो टनल बन चुके होते हैं टर्मिनल, अब आपके रिस्पायरेटरी के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, रिस्पायरेटरी से आपके छोटे छोटे ये अल्वोलर डक्ट्स भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं ये ऐसे। ठीक है, देन उसके बाद आपकी क्या होती है, सेकुलर। सेकुलर स्टेज क्या होती है, 24 ऑफ जून से आपकी बर्थ होती है उससे, और यहाँ पे आपकी सर्फेक्टेंट बनना स्टार्ट हो जाती है, और सर्फेक्टेंट के बाद आपके अल्वोलाई, अल्वोलार के साथ साथ आपकी क्या बनना स्टार्ट हो जाती है, आपकी जो कैपिलरीज वगैरह हैं वो आपकी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब एमसीक्यूज एक दफा देख लेते हैं कि वो पहले पहले एनआरई क्लोज देखें वो क्या कहते हैं डेवलपमेंट स्टेजेस के अंदर। बच्चों पहले पहले वो बात कर रहा है लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट बिनाइन अराउंड डे 22 एट लेरेंजियोट्रैकियल डायवर्टिकुलम, जैसे मैंने आपको भी बताया, फ्रॉम द वेंट्रल फोरगट एंडोडर्म। एंडोडर्म क्या है, एपिथेलियम एंड द ग्लैंड्स लीड्स टू द स्प्लैंक मेसोडर्म कार्टिलेज स्मूथ मसल्स कनेक्टिव टिश्यूज एंड द वेसल्स। ठीक है, ट्रैकियोएसोफेजियल सेप्टम सेपरेट्स वेंट्रल रिस्पिरेटरी ट्यूब फ्रॉम द डोर्सल एसोफेगस। अब नीचे आपकी सारी वो स्टेजेस जो मैंने आपको बताई हुई हैं, ठीक है, ये आपने एक दफा पढ़ लेनी है। हम एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। पहला पहला एमसीक्यूज वो क्या कहता है बच्चों, अ 30 वीक प्री मेच्योर इन्फेंट, प्री मेच्योर नॉट मेच्योर, प्री मेच्योर इन्फेंट 30 वीक्स, 30 वीक्स डेवलप ग्रंटिंग, नेजल फ्लेयरिंग एंड डिफ्यूज ग्लास ग्राउंड ग्लास। जून दिसंबर 2025 के अंदर इन दोनों में से एक क्वेश्चन ये आया हुआ है। ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी इज द डेफिशिएंट सब्सटेंस इज नॉर्मली प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स दैट बिकम फंक्शनली इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग विच डेवलपमेंट स्टेज। ऐसी कौन सी स्टेज है जिस जिस स्टेज के अंदर आपको ये सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन वो जो सी स्टेज है वो क्या है, प्रीमेच्योर है। तो उसका जवाब क्या है, कैनेलिकुलर टू द सेकुलर स्टेज, कैनेलिकुलर टू द सेकुलर स्टेज। क्यों, आपका जो ऑप्शन है वो आपको करेक्ट है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपके टाइप 2 न्यूमोसाइड डिफरेंशिएट होते हैं और सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। बच्चों आपके सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होती है, अगर वो नहीं होगी तो आपको ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज आपको देखने को मिलेंगी कि आपका जो लंग्स होते हैं वो आपके कोलैप्सिंग स्टेज के अंदर जो है वो पहुंच जाते हैं। और टाइप 2 की न्यूमोसाइड जो आपके सर्फेक्टेंट बना रहे होते हैं वो आपकी कैनेलिकुलर टू द सेकुलर स्टेज के अंदर आपके बढ़ते हैं टिल टिल 35 वीक्स तक। हाँ 36 वीक में या 37 वीक्स में बच्चा पैदा होता है ना, तो कहीं ना कहीं सर्फेक्टेंट आपको जो है वो फायदा दे रहा होता है। वाई नॉट के ऑप्शन जो है आप खुद पढ़ लीजिएगा कि आपके जो क्वेश्चन है वो आपके दूसरे रॉन्ग्स क्यों है ऑप्शन। अ फीटस हैज सीवियर बायलैटरल रीनल एजेनेसिस एंड प्रोलॉन्ग्ड ओलिगोहेड्रोमिनास। ठीक है, विच पल्मोनरी कॉन्सिक्वेंस इज मोस्ट लाइकली। एक फीटस है और उसके अंदर क्या है, बायलैटरल रीनल एजेनेसिस है। ठीक है, यानी कि दोनों जो आपकी जो किडनीज है वो आपकी नहीं है, अभी मैंने आपको पोर्टर सीक्वेंस का वो बताया, और उसके अंदर ओलिगोहाइड्रोमिनस है, यानी कि अमनियोटिक फ्लूइड कम है। विच पल्मोनरी कॉन्सिक्वेंस इज मोस्ट लाइकली, वो कहता है पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया ड्यू टू रिड्यूस लंग एक्सपेंशन। ठीक है, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रही है, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया, यानी कि आपके लंग्स नहीं बन रहे। सो रिड्यूस हेमेटोटिक फ्लूइड, रिस्ट्रिक्ट थोरेसिक एक्सपेंशन, फीटल ब्रीथ मूवमेंट एंड इंपेयर द लंग्स। क्यों, आपका फ्लूइड इंपॉर्टेंट होता है आपके बच्चे की लंग्स की ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या कहता है, A newborn coughs, खांसी की, becomes cyanotic and has copious oral secretions with the first feed। यानी कि आपने फर्स्ट फीड यानी कि आपने पहली खुराक खिलाई और उसने क्या कर दिया, सिक्रीट कर दिया। ठीक है, या उसको क्या है, कफ है। अ नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब कॉइल्स इन द अपर, यानी कि आपने ये सांस, ये आपकी खुराक वाली नाली है, आपने यहाँ से नाली डाली और आपकी यहाँ पे पता क्या हुआ, ऐसे जाके यू मुड़ गई ऐसे। ठीक है, या आपकी ऐसे रोल होगी। Which embryological error best explains this finding? तो आपने बताना है abnormal division of foregut by the trigoesophageal septum, जो हमने पहले पहले वीक के अंदर जो हमने पढ़ा है। ठीक है, हमारे फर्स्ट वीक के अंदर हमने ये चीजें पढ़ी 4 to 7 वीक तक। नेक्स्ट वो कहता है which tissues give rise to tracheal cartilage and bronchial smooth muscles? So they are your splanchnic mesoderm। ठीक है, आपके तीन जर्म लेयर्स जो मैंने आपको एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। A fetus delivered at 21 weeks has well-formed terminal bronchioles but no respiratory bronchioles. Which stage best matches this histology? कौन सी ऐसी स्टेज है जो आपकी हिस्टोलॉजी को बेस्ट जो है वो आपके एक्सप्लेन कर रही होती है, विच इज योर सोडोग्लैंडुलर। ठीक है, तो क्यों, सोडोग्लैंडुलर स्टेज के अंदर आपके क्या कर होते हैं, कंडक्टिंग एयरवेज होते हैं जो आपके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स बना रहे होते हैं विदाउट गैस एक्सचेंज स्ट्रक्चर। तो अगर बच्चा 21 वीक्स के अंदर हो
या वेल फॉर्म टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हो लेकिन उसके अंदर रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स ना हो, तो उसके अंदर क्या इस बच्चे के चांसेस हैं? कोई बता सकता है कि इस बच्चे के अंदर जो चांसेस हैं कि वो आगे सरवाइव कर सकता है? एनीवन कोई बताना चाहे कि इस बच्चे के अंदर चांसेस होंगे? नो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर किसी किस्म का भी रिस्पायरेटरी सिस्टम आपका, रिस्पायरेटरी जो वो टर्मिनल्स हैं वो आपके नहीं बने। ठीक है, सो दिस इज योर डेवलपमेंटल स्टेज। नेक्स्ट बात करते हैं आपके कॉर्नल एट्रेजिया की। बच्चों कॉर्नल एट्रेजिया में पहली पहली बात क्या करता है, एट्रेजिया का क्या मतलब होता है? एट्रेजिया का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आगे जाके या बनी ना हो या आपकी क्या होगी हो, बिल्कुल आपकी नैरोड होगी हो, यानी कि आपकी एब्सेंस हो, या एब्सेंस हो या उसकी कंप्लीट क्लोजर्स हो। ठीक है, अब क्वाइना क्या है? क्वाइना बच्चों, क्वाइना एक नाक का ना पोस्टीरियरली पीछे वाली साइड पे, नहीं नाक के पीछे वाली साइड पे आपकी एक ओपनिंग होती है जो नेजल कैविटी को नेजोफेरेंक्स से क्या कर रही होती है, कनेक्ट कर रही होती है। अब आपका जो फ्लो है वो कैसे है? पहले पहले नॉस्ट्रिल्स, उसके बाद नेजल कैविटी, फिर क्वाना, फिर नेजोफेरेंक्स, उसके बाद फेरेंक्स, उसके बाद लैरिंग्स, और उसके बाद ट्रैकिया। ये ऐसे बनता है आपका फ्लो, एयर फ्लो। अब यहाँ पे अगर एक चीज ब्लॉक हो जाए, ट्रैकियोसोफियल फिस्टूला भी हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन एक चीज की अट्रेस हो रही है कि हमने क्वाइना को पढ़ रहे हैं, तो हम अगर क्वाइना की ब्लॉकेज हो जाए तो नाक से जो फेरेंस तक का सफर है वो आपका नहीं होगा कंप्लीट। ठीक है ना? तो उसकी वजह से एट्रेजिया का क्या मतलब है कि उसकी क्या हो जाए, कोई भी नॉर्मल ओपनिंग है उसके ल्यूमन का कॉन्जेनिटल एब्सेंस हो जाए, उसकी कंप्लीट क्लोजर हो जाए। तो पहले पे बात करता है ब्लॉकेज ऑफ पोस्टीरियर नेजल ओपनिंग, यानी पीछे की तरफ से पोस्टीरियर साइड पे आपकी क्या हो, डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटीज हो जाए। ठीक है, एक होता है मिड फेस। मिड फेस यानी कि फेस का सेंट्रल पोर्शन, यानी कि आपका ये आप फेस है ना, फेस उसके ऊपर आप ऐसे अपना हाथ रखें नाक के ऊपर, ये आपका सेंट्रल पोर्शन होता है। उस सेंट्रल पोर्शन के ऊपर ना आपका मिड फेस के अंदर आपकी चार चीजें होती हैं। एक आपकी नोज होती है, एक आपका मैक्सिलर होता है, एक आपकी नेजल कैविटी होती है, और एक आपका एडजेसेंट ऑर्बिटल स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ये चार चीजें आपकी मिड फेस के अंदर आती हैं। ठीक है, कोयना और उसकी जो सराउंडिंग होती है उसके अंदर आपके फेशियल स्ट्रक्चर या एम्ब्रोलॉजिकल डेवलपमेंट जो सब आपको देखने को मिल रही होती है। ठीक है, सो ऑफन एसोसिएट विद द बोनी एबनॉर्मलिटीज ऑफ द मिड फेस। ठीक है, तो मिड फेस का क्या मतलब होता है कि आपकी ये जो चीजें होती है ना, नोज, मैक्सिलरी, जो आपकी नेजल कैविटी है, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स है, यानी कि इसके साथ एसोसिएट कर रही होती हैं। ठीक है, यानी कि एक साइड से कोई ब्लॉक्ड हो, यानी कि राइट कॉर्नर ब्लॉक्ड हो सकती है या लेफ्ट कॉर्नर ब्लॉक्ड हो सकती है। ठीक है, तो जब आपको इसके अंदर कोई बोनी एब्नॉर्मलिटीज इन मिड फेस के अंदर कोई बोनी एब्नॉर्मलिटीज देखने को मिलेंगी, तो आपको कोना के अंदर मसले देखने को मिलेंगे, विच इज यूनिलेटरल। अब मोस्ट ऑफन इज यूनिलेटरल। वो कहता है यार समटाइम तो जब आपके पास पेशेंट प्रेजेंट करता है तो वो यूनिलेटरल होता है, चाहे राइट कॉर्नर ब्लॉक्ड हो या क्या हो, लेफ्ट कॉर्नर। अब दूसरी नोस्ट्रल अगर ओपन है तो बच्चा सांस मेंटेन कर सकता है, बच्चा सांस मेंटेन कर सकता है। यानी कि यूनिलेटरल सिम्टम्स के अंदर जब आपका पेशेंट प्रेजेंट करेगा, सो पेशेंट को वन साइडेड नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, यानी कि आपके पास बच्चा आया, आपने एक साइड के ऊपर नाक के ऊपर हाथ रखा, यानी कि एक नॉस्ट्रल्स के ऊपर हाथ रखा, आपने कहा सांस ले, यानी कि बच्चे ने सांस लिया। अगर वो छोटा है, बिल्कुल बच्चा है, ठीक है ना, फिर तो नहीं है, लेकिन उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि बच्चा सांस ले पा रहा है, यानी कि वो अपना मुंह खोल लेगा। ठीक है, अगर उसने वो मुंह नहीं खोलता और नाक से ही सांस लेता तो इट मीन वो वाली साइड उसकी बिल्कुल ठीक है, और फिर आपने दूसरी अपोजिट साइड पे हाथ रखना है और आपने वो वाली साइड देखनी है। ठीक है, तो उसकी जो नेजल ड्रेनेज है ये चीज आपको देखने को मिल रही होगी। अब वो कहते हैं व्हेन बाइलेटरल रिप्रेजेंट एन इमरजेंसी एंड प्रेजेंट इन अपर एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन। जब भी बच्चा बाइलेटरल होगा तो न्यू बॉर्न के अंदर आपका सिवियरली होता है। ठीक है ना, स्पेशली आपके अर्ली वीक के अंदर, विच इज जो प्रोमिनेंटली ऑब्लिगेट नेजल ब्रीदर्स, ऑब्लिगेट नेजल ब्रीदर्स, यानी कि वो नॉर्मल नाक से सांस लेते हैं लेकिन जो माउथ ब्रीदिंग है वो आपकी एफिशिएंटली नहीं कर पाते। अगर आपके दोनों कोना ब्लॉक्ड हो पीछे से, तो आपका बेबी का एयरवे आपको क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। और जब आपके पास पेशेंट प्रेजेंट करता है, बच्चा आपके पास प्रेजेंट करता है और वो बायलेटरली ब्लॉक होता है, यानी कि आपके नोज, नेजल कैविटी, फेरेंक्स, लैरिंक्स का जो अपर रीजन होता है, पूरा जो कोना है वो आपका ब्लॉकेज होता है, तो उसकी वजह से उसको क्या देखने को मिल रहा होता है बच्चों, पेशेंट आपके पास कौन से सिम्टम से आता है बायलेटरली, रिस्पायरेटरी
रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, चेस्ट रिट्रैक्शन, नेजल फ्लेयरिंग, नॉइजी ब्रीदिंग, साइनोसिस, फीडिंग डिफिकल्टी। सांस लेते टाइम जब वो मुंह से फीड कर रहा होगा तो सांस कहां से लेगा? तो फीडिंग डिफिकल्टी, क्योंकि उसके दोनों कॉर्नर तो ब्लॉक है। लेकिन अगर यूनिलेटरल है तो कहीं ना कहीं वो आपका सांस को मेंटेन कर रहा होगा, लेकिन माइल्ड साइनोसिस उसके अंदर क्या होगी, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। कुछ एक लफ्ज यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्शन, नॉइजी ब्रीदिंग, साइनोसिस दैट वर्सन ड्यूरिंग द फीडिंग एंड इंप्रूव्स बाय द क्राइम। अब एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं चेस्ट रिट्रैक्शन। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज है। जब बेबी सांस लेने के लिए ज्यादा नेगेटिव प्रेशर जनरेट करता है ना खुद से, तो उसकी जो चेस्ट वॉल के सॉफ्ट एरियाज होते हैं वो अंदर की तरफ पुल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अंदर की तरफ। और ये जो हमारे कोस्टल रीजन होते हैं उसके अंदर तीन रीजन होते हैं। एक होते हैं इंटरकोस्टल, एक होते हैं आपके सब कोस्टल, और एक होते हैं आपके सुप्रा स्टर्नल। ठीक है, ये तीन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं चेस्ट की रिट्रैक्शन के लिए। तो ये जो एरियाज होते हैं ये अंदर की तरफ पुल कर जाते हैं। ठीक है, अंदर सांस लेते क्यों नेगेटिव, यानी कि वो अंदर की तरफ खींच रहा है, वो खींचना चाह रहा है लेकिन उसे जनरेट नहीं हो रहा प्रेशर। ठीक है, उसे जो प्रेशर है वो जनरेट नहीं हो रहा। इसलिए हम कहते हैं कि हम वो क्या है, चेस्ट की रिट्रैक्शन होना। नॉइजी ब्रीदिंग, अगर वो नैरो है तो साफ सी बात है वो जब मुंह से सांस लेगा तो ब्रीथ नॉइज करेगा, जिसे हम खराटे वगैरह भी कहते हैं, या स्नोरिंग लाइक साउंड भी हम जिसे कहते हैं, या स्टार्टर्स वगैरह भी हम जिसे कहते हैं। ठीक है, साइनोसिस वगैरह हो रही होगी, यानी कि सांस जो है वो आपका कम ले रहा है तो उसकी वजह से ड्यूरिंग फीडिंग इंप्रूव ऑन स्ट्रेंथ, यानी कि एयर जब कम जा रही है तो ऑक्सीजन का लेवल फॉल करेगा और उसका मुंह जब ओपन नहीं होगा तो उसकी वजह से आपको क्या होगा, साइनोसिस होगी। तो जब बच्चा आपके पास प्रेजेंट करे ना साइनोसिस विद फीडिंग विद रिलीफ विद क्राइम, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होती है आपकी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो कॉइन है बायलेटरल कॉइन अट्रेसिया और डायग्नोज्ड बाय फेलियर टू पास नेजो एनजी ट्यूब, नेजोफेरेंजियल ट्यूब एंड कंफर्म विद द सीटी स्कैन। यानी कि आपने नोज से, नेजल कैविटी से, नेजोफेरिंक्स से, एसोफेगस से, स्टोमक की तरफ आपने एनजी डालनी है, और वहां से आपको पता चल जाना है कि पीछे का जो रीजन है वो किस जगह पे आपका क्या है, ब्लॉक है। यानी कि आपने एनजी नाक नाक के थ्रू डालते हैं ना नेजो फ्रेंजियल ट्यूब। ठीक है, तो यहाँ से आप जब डालेंगे और पीछे कोना ब्लॉक होगा यहाँ से, तो आगे एनजी जाएगी नहीं जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपको रेजिस्टेंट फील हो रही है, उस रेजिस्टेंस आपको आइडिया हो जाएगा कि यार इस बच्चे के कोना क्या है, ब्लॉक हो। ठीक है, कंफर्म बाय सीटी स्कैन। बच्चों सीटी स्कैन ही कंफर्म क्यों कर रहे हैं? देखें, याद रखें हमेशा ये नहीं होता कि अगर ऑप्शन के अंदर आपको एमआरआई और सीटी दिया गया है और आप फौरन से भाग जाएं एमआरआई की तरफ। आपने पहले पहले ये देखना है कि हमें बुक वालों ने कौन सी गाइडलाइंस दी है। यही बच्चे सबसे गलत करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, डायग्नोस्टिक चॉइस, इन चीजों के अंदर आपका क्या होता है। बच्चों सीटी स्कैन के अंदर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिल रही होती है वो आपकी ब्लॉकेज होती है, उसकी लोकेशन होती है। यानी कि आपको सीटी स्कैन के ऊपर आपको क्लियरली शो होता है कि आपकी ब्लॉकेज हो रही है। आपकी बोन या मेम्ब्रेनस नेचर आपकी कैसी है, यूनिलेटरल है या बायलेटरल है, थिकनेस है, तो हमें सीटी के ऊपर कंफर्म हो जाता है। तो ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस सीटी स्कैन। बट अगर वो ये पूछे कि सीटी स्कैन से पहले कि व्हाट आर द डायग्नोस्टिक चॉइस, कि आपने जिससे डायग्नोसिस बनाया है, एक तो उसके सिम्टोमेटिक है ना। अगर आपसे पूछे एनजी का अगर उसने जिक्र किया हो तो अब आपने बताया कि ये हमने सिम्टोमेटिक, यानी कि आपने डाला और आपको फील हुआ कि आपका स्ट्रक्चर वहां से ब्लॉक्ड है, तो आपको क्या होगा, एनजी ट्यूब होगा। डोंट कंबाइन दिस एनजी ट्यूब एंड सीटी स्कैन विद इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो सीटी स्कैन आपने जो सा वो आपका प्लानिंग के अंदर हेल्पफुल होती है, लेकिन पहले पहले एनजी। वो कहते हैं ऑफ पार्ट ऑफ मल्टीपल मालफॉर्मेशन सिंड्रोम, जैसे यानी कि चार्ज सिंड्रोम। चार्ज का मतलब क्या होता है बच्चों? मैं आपको कल इसकी मैं ग्रुप में इमेजेस भी दिखा दूंगा। कोलम्बोमा ऑफ आई, यानी कि आई का जो स्ट्रक्चर होता है ना, एक पोर्शन वो आपको प्रॉपरली डेवलप ना हो, यानी कि डिफेक्ट हो। किसके अंदर? आयरस के अंदर, रेटिना के अंदर, कोरॉइड के अंदर, ऑप्टिक नर्व के अंदर। ठीक है, और आयरस कोलम्बोमा जो अपीयरेंस होती है वो कैसी होती है, जो प्यूपल होते हैं ना वो की होल्ड शेप नजर आते हैं। ये एमसीक्यू के अंदर दिया आता है। अगर पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करे विद हिस्ट्री ऑफ रिस्पिरेटरी डिफिकल्टी, feeding difficulties, cyanosis on feeding, there is a keyhole shaped appearance. Iris columbi ये नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे keyhole shaped appearance। उससे आपको क्या फील होता है कि बच्चे के अंदर क्या नजर आ रहा है बच्चों? विजुअल इम्पेयर्ड, उसको सही नजर नहीं आ रहा, लाइट सेंसिटिविटी और रिड्यूस विजन।
इसके अलावा वो कहता है हार्ट डिफेक्ट के अंदर जो सब आपको कंजेनिटल कार्डियक एब्नॉर्मलिटी यानी कि TOF या ये देखने को मिल रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एट्रेजिया आपको होना है, यानी कि आपको पीछे से जो है वो लेटरल एट्रेजिया देखने को मिल रहा है। रिस्ट्रिक्टिव ग्रोथ एंड डेवलप, चाइल्ड के अंदर आपकी जो पुअर फिजिकल ग्रोथ है या डेवलपमेंट डिले है, लर्निंग डिफिकल्टी है, ठीक है, यानी कि आपने अ, चीजों की वजह से, आपके सांस न लेने की वजह से, चीजें डेवलपमेंट ना होने की वजह से आपको बच्चे के अंदर चलने में, बोलने में, उठने में, बैठने में, हेड को रोटेट करने में, आपको फुलाने के अंदर मसला आ रहा है, यानी उसके डेवलपमेंट के अंदर मसला आ रहा है। इसके अलावा जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट, यानी कि आपके जो ट्रैक्ट है या किडनी है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसके अंदर मसले आपको देखने को मिल रहे होते हैं, तो वो अपने आप को डिटेल के अंदर चला जाएगा। एज वेल एज द एयर डिफेक्ट, यानी कि आपकी जो नॉर्मल एक्सटर्नल एयर है, तो ये चीज़ है। बाकी आपने सिर्फ इतना याद रखना कि जो कॉर्नल ट्रेसा का पिछला खबर जब भी है ना इमरजेंसी के अंदर, तो अपने सबसे पहला गोल क्या होता है, तो बता सकते हैं सबसे पहले हम क्या चीज़ प्रोवाइड करें, सबसे पहली चीज़ क्या प्रोवाइड करेंगे बच्चे को, तो बता सकते हो। आवाज़ आ रही है? हेलो? आ रही है? आवाज़ आ रही है बच्चों को? ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे कि पहले पहले बच्चों जब भी कॉर्नल अट्रेसिया का पेशेंट आपके पास आता है ना, तो उसकी इमीडिएट जो मैनेजमेंट है वो आपकी क्या होती है। एक तो आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इमीडिएट मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि मैनेजमेंट में आपने क्या देना है, तो बच्चों जब भी आपके पास आएगा तो ओरल एयरवेज, ठीक है ना, ओरल एयरवेज। इसके अलावा मैक गोवर निप्पल, ये मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। इसके अलावा एंडोट्रैकियल, यानी कि ईटीटी की, ईटीटी जो सा तो वो आपने पास करनी होती है अगर रिक्वायर्ड है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड के हिसाब से, एंड सर्जिकल रिपेयर। बच्चों ये जो मैकग्रॉन निप्पल है ना, मैकगोवर निप्पल, ये यूवर्ल्ड का एक क्वेश्चन होता है, उसके अंदर बाइनल जो कॉर्नल अट्रेसिया, उसका मैं क्वेश्चन भी सेंड कर दूंगा आपको, कि जो स्पेशल निप्पल होते हैं ना जिसके अंदर ओपनिंग होती है, ठीक है ना, देयर इज अ स्पेशल ओपनिंग, निप्पल ओपनिंग, जो आपकी बेबी को माउथ से ब्रीदिंग अलाउ कर रही होती है, ठीक है। यानी कि आपके एक क्लिनिकल सिनेरियो इमेजिन करें कि आपके पास एक बच्चा आया, ठीक है ना, उस बच्चे को, यानी कि वो आपके पास आप इमरजेंसी में बैठे हैं, बच्चा आया शॉर्टली, ठीक है ना, वो ब्लू हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों, ब्लू हो रहा है। उसके बाद आपने जो सा फीडिंग के वक्त उसको क्या हो रही है, साइनोसिस हो रही है। उसके बाद वो जो सा वो क्राइंग करता है और उसका जो कलर है वो इंप्रूव हो जा रहा है। आपने नेसल जो कैथेटर है वो आपने पोस्टली जो सा वो आपके पास नहीं हो रही होती, तो इट मीन वो क्या है, बायलेटरल कॉर्नियल अट्रेसिया का पेशेंट है। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने ओरल एयरवेज पास करनी है, यानी कि आपने ऐसा निपल प्रोवाइड करना विच इज मैकगोवन निपल, जो आपको जो है वो आप माउथ से ब्रीदिंग अलाउ करें, बट यहाँ पे नहीं होता तो हमने ईटीटी पास कर देते हैं, ऑक्सीजन अप्लाई कर देते हैं, और हमने जो सर्जिकल रिपेयर है उसकी तैयारी करते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल ओवर द कॉर्नल अट्रेसिया। एक दफा एमसीक्यूज हम कर लेते हैं इसके। ये एनारिक्लूज एक दफा आप देख लीजिएगा, ठीक है। अ टर्म न्यूनेट बिकम साइनोटिक ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग बट रैपिडली टर्न्स पिंक व्हाइल क्राइंग, अभी समझाया। ऐसी इमरजेंसी के अंदर पेशेंट आता है, अटेम्प्ट्स टू पास अ सक्शन कैथेटर थ्रू अ बोथ नोस्ट्रल फील्ड्स। अब आपने सक्शनिंग भी करना चाहिए लेकिन सक्शनिंग नहीं हो रही। व्हाट इज द बेस्ट इनिशियल एक्शन, आप क्या करेंगे, इंसर्ट एन ओरल और एयर वे एंड स्टेबलाइज ब्रीदिंग। प्लीज पहले पहले खुदा का वास्ता ऑक्सीजन ना बता देना, ऑक्सीजन नहीं बताना, पहले पहले ओरल एयरवेज, फिर ईटीटी अगर रिक्वायर्ड है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन। पहले आपने उसके एयरवेज को मेंटेन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद वो बात करता है, which finding most strongly is distinguished by lateral choanal atresia from cyanotic congenital heart diseases.
सो इट इज अ इम्प्रूवमेंट ऑफ साइनोसिस, क्योंकि यूनिलेटरल है या आपकी जो साइनोटिक कंजेनिटल है वो क्राइंग पे आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बायलेटरल है तो वो आप जब बच्चा क्राई करेगा वो आपकी साइनोसिस बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं वो आपकी जो है वो डिफरेंट फाइंडिंग्स है, वो आपकी हार्ट की फाइंडिंग्स है या आपकी सांस की फाइंडिंग्स है। ठीक है। A 6-year-old has chronic unilateral foul-smelling nasal discharge and obstruction since infancy. Which diagnosis is most likely? यूनिलेटरल फाउल स्मेलिंग से आपने कभी भी एक क्वेश्चन ऐसे ही आता है, नेजल डिस्चार्ज का फाउल स्मेलिंग था, उसमें वो प्रेजेंट होता है, एक ऑप्शन होता है, अभी आया हुआ था इस मई 2026 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था, उसके अंदर ऑप्शन था, बल्कि दिसंबर में भी ये ऑप्शन था ईएनटी के एमसीक्यूज के अंदर। यार वो एक क्वेश्चन था कि आपने कोई बाहर से कोई चीज जो है वो बच्चे ने अंदर ना डाल लियो, ठीक है ना, यानी कि जब आप बाहर से कोई चीज अंदर डाल लेते हैं ना तो उसकी वजह से भी आपको फॉल स्मेलिंग नेजल डिस्चार्ज मिल रहा होता है फ्रॉम द 4 वीक। लेकिन यहाँ पे वो बात कर रहे हैं सिंस इन्फेंसी, बच्चा जब से पैदा हुआ है, तो उसका क्या ऑप्शन है बच्चों? यूनिलेटरल कॉइनल एट्रेसिया। क्लियर? यानी कि बाहर से चीज डालनी है वो 4 से 5 हफ्ते का एक ड्यूरेशन होता है जिसके अंदर हमें फॉल स्वेलिंग या नेजल डिस्चार्ज देखने को मिल रहा होता है। लेकिन अगर सिंस इन्फेंसी आ रहा है तो इसका क्या मतलब है? देयर इज अ यूनिलेटरल कॉइनल एट्रेसिया। क्लियर हुआ? An infant with corneal atresia is being evaluated for associated anomalies. Which syndrome is most relevant? कौन सा एसोसिएट होगा? अभी मैंने आपको सारा बताया, चार्ज सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इमेजिंग स्टडी बेस्ट डिफाइंस द बोनी वर्सेस मेम्ब्रेनस एनाटॉमी बिफोर द रिपेयर सिटी ऑफ द नेजल कैविटी? बट अगर वो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी का पूछे, कोई बता सकता है स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी में हम क्या चीज देखेंगे? एनीवन? स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी में हम क्या देखेंगे, जल्दी बताएं। अभी मैं आपको बता के हटाऊं कि स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी के अंदर हम क्या देखेंगे। नहीं, नहीं बच्चे, बच्चे एमआरआई नहीं है इसके अंदर। प्लीज एमआरआई का ऑप्शन लगाना भी नहीं है, जिसके अंदर एमआरआई नहीं है आपने एमआरआई की तरफ जाने नहीं है, क्योंकि आपको सीटी बेस्ट डिफाइन कर दे। गलत। बच्चे बैरियम अभी पढ़ाया, स्ट्रक्चर ऊपर वाली लाइन अभी पढ़ के आए हो बच्चों, अभी पढ़ के आए हो, अभी पढ़ के आए हो, अभी लाइन बता के आया हूँ, अभी लाइन बता के आया हूँ, ये लाइन अभी बता के आए बच्चे कि डायग्नोज्ड बाय द फेलियर ऑफ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज। बच्चे आपकी स्ट्रक्चरल एनाटॉमी जो सी आपकी होती है, एक्सीलेंट नूर। एनजी पास नहीं हो रही, मैंने अभी आपको बताया बच्चों, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। बच्चे यही मार खाते हैं कि वो आपकी सिम्टोमेटिक, स्ट्रक्चरल एनाटॉमी और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को डिफरेंशिएट कर देता है एनआरई के अंदर, ठीक है ना। तो इसलिए एनजी पास नहीं हो रही बच्चों। जब आप पेशेंट आए और आप कहें नहीं जी आप सीटी करवाने ले जाए, नहीं, ये आपका ये आपका आफ्टर प्लान होता है। पहले पहले आपने एनजी ही पास करनी है। अब एनजी पास नहीं हो रही, आपको रेजिस्टेंट मिली है, फिर आपने जाना है कि सर इसकी एनजी पास नहीं हो रही, देखिए कोई स्ट्रक्चर, देखिए मैंने आपको इसलिए सेंट्रल पोर्शन बनाया, शायद नोज का मसला हो, शायद मैक्सिलरी बोन का मसला हो, शायद नेजल कैविटी का मसला हो, शायद ऑर्बिटल स्ट्रक्चर का मसला हो। दैट्स व्हाई मैंने आपको मिड फेस का पढ़ाया है, मिड फेस, बोनी एब्नॉर्मलिटीज ऑफ द मिड फेस। ये पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्लियर, ठीक है बच्चों। सो दिस इज योर फर्स्ट पेज। अब हमने पहले पेज पे हमने क्या पढ़ा, एक मैं क्विक सा रिवाइज कर देता हूँ और उसके बाद हम जो स्टार्ट करते हैं। वीक 4 रिस्पिरेटरी डेवलपमेंट, लंग्स बड, मेन ब्रोंकाई, लोबर ब्रोंकाई और सेगमेंटल तक। एम्ब्रियोनिक स्टेज आपकी स्टार्ट होती है वीक 4 to 7। ट्रैकिया होगी उसके अंदर, और उसके अंदर क्या होगा आपका? ब्रोंकाई। सोडो में टर्मिनल ब्रोंकाई होते हैं, क्लिनिकुलर में रिस्पिरेटरी होते हैं, अल्वोलर डक्ट होते हैं, सेकुलर में टर्मिनल सैक्स होते हैं और सरफेक्टेंट इंक्रीज होता है। इन इन दोनों को आपने याद रखना है कि इनमें आपके सरफेक्टेंट बनना स्टार्ट हो जाते हैं। एल्वुलर में आपकी सेकेंडरी सेपरेशन होती है, ठीक है ना, और सेकेंडरी सेपरेशन के बाद आपकी क्या होती है? सेकुलर में प्राइमरी, और इसके अंदर आपकी सेकेंडरी, ठीक है, और आपकी गैस चेंज ज्यादा होना स्टार्ट हो जाती है। कॉर्निलेटरेजिया के अंदर आपकी पोस्टीरियर नेजल ओपनिंग ब्लॉक हो जाती है। यूनिलेटरल है तो आपका लेस सीवियर है, बायलेटरल है तो न्यूनेटल इमरजेंसी होती है। फीडिंग में पेशेंट प्रेजेंट करता है तो उसका मुंह बंद होता है, नोज ब्लॉक हो जाता है, साइनोसिस होती है, क्राइंग के ऊपर माउथ ओपन होता है, एयर एंटर होती है, साइनोसिस इंप्रूव हो जाती है। एनजी पास नहीं होती, सस्पेक्ट करते हैं कॉर्निलेटरेजिया में, फिर सीटी स्कैन पर कंफर्म करते हैं सिम्टोमेटिक,
देन स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, देन डायग्नोस्टिक स्ट्रक्चर विच इज सीटी स्कैन। फिर क्वानोट्रेजिया के साथ साथ आपको चार सिंड्रोम यानी कि आईज, हर्ट, ग्रोथ, जेनिटल, एयर डिफेक्ट आपको सिम्टम्स देखने को मिल रहे होते हैं। क्लियर? हाँ बच्चों क्लियर, ये पेज क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट आपकी डेवलपमेंट के बाद आपके छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। सब बच्चों को क्लियर हो गया? मुझे सारे बच्चे एक दफा रिप्लाई कर दें। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी लंग्स की मालफॉर्मेशंस को। बच्चों लंग्स की मालफॉर्मेशन के अंदर हमने क्या पढ़ना है? लंग्स मालफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि आपके जो लंग्स है उसके अंदर आपको कौन सी ऐसी अबनॉर्मलिटीज देखने को मिल रही हैं, यानी कि आपकी अ, ऐसी चीजें जो आपके जो लंग्स हैं उसको जो कंजेनिटल अबनॉर्मलिटीज है वो आपको देखने को मिले। ठीक है, जो आपकी फीटल डेवलपमेंट के दौरान पैदा हो, यानी कि जब बच्चा माँ के पेट के अंदर हो उसको ये मसले आ रहे हो। ठीक है, ठीक है, फीटल डेवलपमेंट। अब इसके अंदर मसला क्या आ रहा है? लंग्स मालफॉर्मेशन। पहले लंग्स फॉर्मेशन को एक दफा पढ़ लें। एक तो लंग्स का साइज कम हो सकता है। ठीक है, क्या हो? जो लंग्स का साइज हो वो आपका क्या हो? कम हो। ब्रोंकियल ट्री प्रॉपर्ली डेवलप ना हो, लंग्स के टिश्यूज ना हो, सिस्ट हो जाए, अबनॉर्मल एयरवेज बनना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, इसमें हमने वो कहता है यार इन सारे मसलों को ना हमने दो में डिवाइड किया है, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया और ब्रोंकियोजेनिक सिस्ट। अब पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया क्या होता है? इट इज अ पुअरली डेवलप्ड ब्रोंकियल ट्री विद एबनॉर्मल हिस्टोलॉजी। अब पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया के अंदर जो लंग्स होते हैं वो आपके इनकम्प्लीट या अंडर डेवलप होते हैं। अभी हम पीछे पढ़ के आए थे पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया जब आपके जो पेशेंट होता है उसको ओलिगोहाइड्रोमिनास सिम्टम्स होते हैं। अब पुअरली डेवलप ब्रोंकियल ट्री के अंदर जो है वो कहता है कि क्या देखने को मिल रहा है? अबनॉर्मल हिस्टोलॉजी। अबनॉर्मल हिस्टोलॉजी का क्या मतलब है? अब इसके अंदर क्या होगा? आपकी जो एयरवेज होती हैं वो क्या बनेंगे? कम बनेंगे। ठीक है, आपकी जो ब्रोंकाई है उसकी जो ब्रांचेज हैं वो आपकी क्या बनेंगी? कम बनेंगी। एल्वोलाई के जो नंबर्स होंगे वो आपके क्या बनेंगे? कम बनेंगे। ठीक है, जो ब्लड वेसल्स होंगे वो आपके क्या बनेंगे? कम डेवलप होंगे। सो देयर इज अ टोटली टोटली पुअर डेवलप ब्रोंकियल ट्री। अब ब्रोंकियल ट्री का मतलब क्या होता है कि आपका ट्रैकिया, आपका क्या ट्रैकिया यानी कि पूरा ट्री, एक पूरा दरख्त, किस कौन सा? ट्रैकिया से मेन ब्रोंकाई, मेन ब्रोंकाई से लोबार ब्रोंकाई, लोबार ब्रोंकाई से सेगमेंटल ब्रोंकाई, सेगमेंटल ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स। ये सारा स्ट्रक्चर आपको क्या होता है? पुअरली डेवलप। यार ये जब सारा सेगमेंटल तक स्ट्रक्चर डिफरेंट खराब होगा तो रिस्पायरेटरी क्या होगा आपका? अब आगे जब आपकी हिस्टोलॉजी होगी यानी कि आपके एल्वोलाई भी कम होंगे, एयरवेज भी नहीं होंगे, आपके इमेच्योर होंगे, सेप्टा भी थिक होगा और कैपिलरीज भी नहीं होंगे। ठीक है, और प्रॉब्लम जो इस प्रॉब्लम से होता क्या है कि आपकी जो गैसेस एक्सचेंज है वो आपकी पुअर हो जाती है, सरफेस एरिया कम, ऑक्सीजन कम, और बच्चा क्या होता है? रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एसोसिएटेड विद अ कंजेनिटल डायफ्रेगमेटेड हर्निया यूजुअली लेफ्ट साइडेड। वेरी इंपॉर्टेंट क्लू। डायाफ्राम यानी कि आपका जो डायाफ्राम है नीचे की तरफ ऐसे ऐसे पड़ा होता है डायाफ्राम। ठीक है, ऐसे ऐसे लगा लें, यहाँ आपके जैसे वो आपके लंग्स पड़े, तो ये आपका फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है? डायाफ्राम है। अब डायाफ्राम के अंदर जो है वो आपका कंजेनिटल डिफेक्ट होता है जहां से आपके अब्डोमिनल के जो ऑर्गन्स होते हैं वो आपके चेस्ट कैविटी के अंदर आ जाए, यानी कि यहाँ से जो अब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं फॉर एग्जांपल वो आपके चेस्ट कैविटी यानी कि आपके ऊपर की तरफ आ जाए। उनमें आपके कौन कौन से आते हैं? स्टोमिक, इंटेस्टाइन, स्प्लीन, लिवर। ये सारे स्ट्रक्चर जो है वो ऊपर के आ जाए। अब वो कहता है एसोसिएटेड विद द कंजेनिटल डायफ्राम लेफ्ट साइडेड। कोई मुझे बता सकता है कि लेफ्ट साइडेड ही क्यों? राइट साइडेड में भी तो जा सकता है ना लीवर यार। वो राइट लीवर तो राइट साइडेड में भी होता है, लेफ्ट साइडेड ही क्यों? एनीवन? कोई बताना चाहे? स्ट्रक्चर, वे स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर बच्चे? बच्चों याद रखो, एक एक नाम होता है जिसे हम कहते हैं बॉक्टेलेट हर्निया। बॉक्टेलेट हर्निया, बॉक्डेलिक हर्निया। बच्चों राइट साइडेड पे
लिवर आपको कुछ प्रोवाइडेड बैरियर जो है वो प्रोवाइड करता है, लेकिन जो लेफ्ट साइड होती है ना वो आपकी बिल्कुल वेनरेबल होती है, यानी कि आपको प्रोवाइड कर रही होती है कि आ जा। राइट साइड आपको बैरियर प्रोवाइड कर रहा होता है, लेकिन जो लेफ्ट साइड होता है वो ऑलरेडी हर्ट की वजह से कंप्रोमाइज होता है, तो इसलिए उसके पास वो एबिलिटी नहीं होती कि आपको वो रेजिस्ट कर सके। ठीक है, इस वजह से वो आपका लेफ्ट साइडेड को कह रहा होता है कि आपके अंदर जो लेफ्ट साइड होती है वो आपकी क्या होती है, वेलरेबल होती है, कि आपको वो खुद से कह रहा होता है कि आप बैल मुझे मार। बायलेटरल रीनल एजेनेसिस या पोर्टर सीक्वेंस अभी पढ़ा के आया हूं। पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया क्यों होती है कि आपकी जब अब्डोमिनल ऑर्गन्स यानी कि जो फीटल चेस्ट है उसके अंदर आपको जो लंग्स है उसको स्पेस नहीं मिल रही होती, या आपके अंदर जो ओलिगोहाइड्रोमिनास के सिम्टम्स होते हैं वो आपको देखने को जो है वो मिल रहे होते हैं। और पोर्टर सीक्वेंस के अंदर आपको जब जो फीटल यूरिन है वो अमनियोटिक फ्लूइड का मेजर सोर्स होता है, राइट। अब अगर किडनी आपके एब्सेंट हो, वो डेवलप ना हो, तो मुझे बताएं, अगर आपकी बॉडी के अंदर किडनी नहीं है, किडनी से आपका यूरिन बनता है, यूरिन से आपका क्या बनता है? अगर फॉर एग्जाम्पल किडनी नहीं है, यूरिन भी ना हो, यूरिन से आपके क्या बनते थे? लंग। तो आपका यूरिन नहीं है तो आपको क्या कहेंगे हम इस कंडीशन को? अलिगोहाइड्रोमिनास। अलिगोहाइड्रोमिनास के अंदर क्या होता है? फीटस क्या होता है? कंप्रेस्ड होता है। ठीक है, यानी कि उससे उसके ऊपर जो है वो जोर पड़ जाता है। ठीक है, जो लंग्स होते हैं वो आपके एक्सपैंड नहीं करते। क्या नहीं करते? एक्सपैंड नहीं करते। जब एक्सपैंड नहीं करते तो आपको क्या देखने को मिलेगा? पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया। क्या देखने को मिलेगा? पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया देखने को मिलेगा, जो हम क्या कहते हैं? पोर्टर सीक्वेंस होते हैं। और ओलिगोहाइड्रोमिनास का मतलब क्या होता है कि आपकी प्रेगनेंसी के अंदर जो अमनियोटिक फ्लूइड है वो आपका क्या हो? कम हो। ठीक है, तो इसलिए वो हमें फिर वो सारे सिम्टम्स होते हैं, ओलिगोहाइड्रोमिनास, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया, लिम्ब डिफॉर्मिटीज, जो फेस है उसका फ्लैट हो जाना, नाक का नीचे हो जाना जिसे हम लो सेटेयर्स कहते हैं, या ग्रोथ अबनॉर्मलिटीज। क्लियर? तो याद रखें, when there is a renal agenesis, it develop oligohydrominas which cause fetal compression and which may lead to the poor lung development. जो लिक्वर होता है वही बच्चे नहीं करता है। यस, एग्जैक्टली। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी ब्रोंकोजेनिक सिस्ट। ब्रोंकोजेनिक सिस्ट क्या होती है? सिस्ट का क्या मुराद होता है? सिस्ट क्या चीज ऐसी होती है? वो जो एक फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो शाइनी किस्म का होता है। ठीक है, जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को एबनॉर्मली आपकी जो एम्ब्रियोनिक की बिल्डिंग है उसकी वजह से, यानी कि एबनॉर्मल एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसकी वजह से कोई बर्ड्स बन गया है, जिसको हम कह रहे हैं ब्रोंकोजेनिक सिस्ट, which is caused by abnormal budding of the foregut and the dilation of terminal and large bronchi. फोरगट क्या होता है? यानी कि आपका एम्ब्रियोलॉजिकल जो प्राइमेटिव गट होता है उसका अपर पोर्शन, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जीआईटी के अंदर हम तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो फोरगट जो हिस्सा होता है वो आपकी क्या क्या चीजें बना रहा होता है? एक तो आपका फोरगट आपका फेरेंक्स बना रहा होता है ना, फेरिंग्स के साथ साथ क्या बना रहा होता है? एसोफेगस, साथ स्टोमिक, प्रोक्सिमल ड्यूडनम, लिवर, पेंक्रियाज, रिस्पायरेटरी डायवर्टिकुलम। ठीक है, तो ये सारी चीजें कौन बना रहा होता है बच्चों? आपकी ब्रोंकियल जो सिस्ट होती है वो आपकी जो क्या कहते हैं अपना फोरगट होता है उसके अंदर जो सब आपकी बन रही होती है। ठीक है, नाउ अब वो कहता है कि आपकी जो फोरगट है अगर वो सही तरीके से, यानी कि इसके अंदर कोई मसला हो, एबनॉर्मल बर्डिंग हो, यानी कि आपके जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है वो आपकी जो फोरगट है उसकी जो बर्ड है उसकी फॉर्म से निकले और वो एबनॉर्मल हो, यानी कि एक्स्ट्रा एबनॉर्मल एक बर्ड, यानी कि एक बर्ड ऐसे निकली लेकिन इसके साथ एक एक्स्ट्रा बर्ड भी ऐसे निकला है और वो सिस्ट बना दे। ठीक है ना, जिसकी वजह से वो आपको कैसा लग रहा होता है? बैलून जैसा लग रहा होता है। तो डायलेशन ऑफ द टर्मिनल एंड द लार्ज बैलून्स ब्रोंकाई, तो वो आपका जो है ना वो बैलून जैसा लग रहा होता है, विच इज अ फ्लूइड फील्ड, फ्लूइड फील्ड, डिस्क्रीट राउंड शार्पली डिफाइंड, यानी कि चेस्ट एक्सरे जब आप करते हैं ना तो उसके ऊपर आपको गोल स्मूथ बॉर्डर्स और क्लियर मार्जिन वाला स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होता है, विच इज फ्लूइड फील्ड डेंसिटीज ऑन द चेस्ट एक्सरे। ठीक है, यानी कि चेस्ट एक्सरे पर ये नजर आ रहा होता है। एयर फील्ड इफ इन्फेक्टेड। जनरल एसिम्टोमेटिक, यानी कि जो पेशेंट आपके पास आता है वो क्या होता है आपका? एसिम्टोमेटिक होता है बट कैन ड्रेन पुअरली। ठीक है, यानी कि आपके पास पेशेंट जब आपके पास प्रेजेंट करता है तो आपका क्या होता है बच्चों? जनरली आपका क्या होता है? एसिम्टोमेटिक होता है बट कैन ड्रेन पुअरली, यानी कि जो सिस्ट के अंदर जो सिक्रीशन यानी कि फ्लूइड फिल होता है ना वो आपका सिस्ट, वो यानी कि फॉर एग्जांपल ये पूरा फ्लूइड है, यानी कि इसे पस समझ लें, ये सारी यानी कि सिस्ट है। ठीक है, अब आपने वो कहता है कि
एसिम्टोमेटिक है, लेकिन आप उससे जो ड्रेन हम पुअरली कर सकते हैं। यानी कि पेशेंट जब आपके पास आता है एक्सीडेंटली, उसके अंदर डिटेक्ट हो और सिम्टम्स ना हो, तो आपने जो प्रॉपरली जो सा वो एम्प्टी नहीं होता, जिसकी वजह से सिस्ट इनलार्ज हो जाता है, इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाती है, नियर बाय जो एयरवेज होते हैं वो आपके कंप्रेस हो जाते हैं, और एयरवेज कंप्रेशन की वजह से आपको क्या देखने को मिल रहे होते हैं, वीजिंग, स्ट्राइडर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और रिकरेंट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन देखने को मिल रहा होता है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आपकी जो कलेक्टेड सिक्रीशंस होती हैं उसकी वजह से वहां पे बैक्टीरिया की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है। वो जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो आपको मीडियम प्रोवाइड कर रही होती है, आपको रिपीटेड इन्फेक्शन होते हैं। जब आपका पेशेंट प्रेजेंट करता है क्लिनिकली, तो पेशेंट आता है क्रोनिक कफ के साथ, फीवर के साथ, नमूनिया के साथ, डिस्पनिया के साथ और विजिंग के साथ। ठीक है? सो दिस इज योर ब्रोंकोजेनिक सिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपके क्लब सेल्स की। अब क्लब सेल्स दो टाइप्स के हैं, आपके एल्वुलर भी हैं और आपके क्लब सेल्स भी हैं। एक दफा हम इसके एमसीक्यूज को देख लेते हैं कि एमसीक्यूज के अंदर वो क्या बात करता है दोनों में। पहले पहले वो कहता है, अ न्यूबॉर्न हैज अ सीवियर रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, a signified abdomen and bowel sound in the left hemothorax, यानी कि abdominal content ऊपर की तरफ आ गया। The major cause of persistent hypoxemia is pulmonary hypoplasia with the pulmonary hypertension। ठीक है, कि आपकी जो डायफ्रैग्मेटिक हर्निया है वो ऊपर की तरफ आके उस कंटेंट की वजह से आपको क्या देखने को मिल रहा है, उस लंग्स के ऊपर आपको जोर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया व्हिच may lead to the pulmonary hypertension। A 25-year-old has recurrent cough, well circumcised mediastinal cyst adjacent to crina. Histology shows ciliated pseudostratified epithelium and the cartilage. What is the diagnosis? यानी कि आपके पास 25 साल बुजुर्ग आया। अब देखिए, आपने टॉपिक पढ़ा ब्रोंकोजेनिक सिस्ट का, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस कि आपको उसके एमसीक्यूज अच्छे तरीके से आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है ना? दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, दिस इज क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसलिए देयर इज अ वेल सर्कमस्क्राइब्ड मीडियास्टाइनल सिस्ट एडजस्ट, यानी कि सिस्ट का जिक्र आ गया एडजस्टेंट टू द क्राइना। हिस्टोलॉजी के अंदर वो कहता है सिलिएटेड सूडो स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम एंड कार्टिलेज, यानी कि उस सिस्ट की, यानी कि एक्स्ट्रा, यानी कि फोरगट से निकला हुआ एक सिस्ट आपको नजर आ रहा है जो क्या है, आपका फ्लूइड फील्ड है। ठीक है ना? और उसको क्या हो रहा है, रिसेंटली कफ की जो है वो हिस्ट्री, यानी कि अभी मैंने आपको बताया कि उसकी रिपीटेडली जो ग्रोथ होती है ना, उसकी वजह से आपको चीजें देखने को मिल रही होती है, तो वो आपको क्या है, ब्रोंकोजेनिक सिस्ट होता है। Which perinatal condition most directly cause pulmonary hypoplasia with limiting fetal expression? तो आपकी क्या होती है, oligohydramnios। अब bronchogenic cyst compresses the right main bronchus, यानी कि right साइड ब्रोंकस को वो कंप्रेस कर रहा है। विच फिजियोलॉजिकल पैटर्न इज मोस्ट लाइकली डिस्टल टू द ऑब्स्ट्रक्शन? तो आपने बताना है एयर ट्रैपिंग एंड रिकरेंट इन्फेक्शन। ठीक है ना? और ये मोस्ट कॉमनली आपकी जो ब्रोंकोजेनिक सिस्ट है उसकी वजह से भी हो सकता है। इन अ न्यूनेट विद अ सस्पेक्टेड कंजेनिटल डायफ्रैगमेंट हर्निया, व्हिच एक्शन शुड बी अवॉइडेड? बैग मास वेंटिलेशन। क्यों? बैग मास वेंटिलेशन जो है वो आपका इन्फ्लेट कर देता है और आपकी जो बाउल्स होते हैं वो आपकी वर्सन हो जाती है, इन्फ्लेट हर्निएटेड बाउल जो है वो आपका इन्फ्लेट कर जाती है, फूल जाती हैं, और वही आपकी जो लंग्स है उसके ऊपर कंप्रेशन डाल देती है। ठीक है, क्योंकि आप नीचे से अगर जोर लगाएंगे तो वो ऊपर की तरफ से आपकी क्या लगाना स्टार्ट कर देंगी, जोर, क्योंकि आपके पास एक और ऊपर एक चीज पड़ी है, वो जितनी ज्यादा इन्फ्लेट होती रहेगी वो आपके लंग्स को उतना दबाती रहेगी। ठीक है, सो दिस इज योर नाउ क्लब सेल्स। बच्चों, क्लब सेल्स क्या होते हैं? विच इज द नॉन सीलिएटेड, यानी कि क्लब सेल्स जो है तो आपके एपिथेलियल सेल्स होते हैं, जो आपके मेन क्या कहते हैं अपना क्या कहते हैं यार, जिसे हम ना, इसका एक पुराना नाम होता है, किसको याद है इसका कोई पुराना नाम आपको याद हो? पहले इसे एक और नाम से कहा जाता था। एनीवन कोई बताना चाहे? एनीवन, एनीवन कोई बताना चाहे इसको पहले क्या कहते थे? क्लारा सेल्स। ठीक है, इसको पहले ये कहा जाता था। तो नॉन सिलिएटेड, यानी कि इसके अंदर जो नॉन सिलिएटेड होता है, बट इसको ना वर्डिंग में माइक्रो सिलिएटेड कहते हैं। ठीक है ना? कि इनकी जो सरफेस है उसके अंदर जो सीलियाज होते हैं वो आपके नहीं होते बिल्कुल भी। ये जो ग्रोथ, हेयर लाइक ग्रोथ होती है वो आपके नहीं होते सीलियाज वगैरह। लो कॉलमनर, यानी कि जो छोटे छोटे पिलर होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे ऐसे, बड़े बड़े नहीं होते, छोटे छोटे। और क्यूब जैसी जो वो होती हैं विद सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स, यानी कि जो सेल के अंदर स्मॉल पॉकेट्स होते हैं, उससे क्या आपके होते हैं, जो सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, और ये आपकी जो ब्रोंकियल लाइनिंग होती है उसे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, लोकेटेड इन द ब्रोंक्यूल, जो उसे प्रोवाइड कर रहे होते हैं। डिग्रेडेड टॉक्सिन्स विया साइटोक्रोम P50,
P450, यानी कि जो, अच्छा ये क्वेश्चन आया हुआ था मेरा यू वर्ल्ड का, मेरा गलत था। साइटोक्रोम जो P450 एंजाइम है वो आपके जो टॉक्सिन्स है, ये ड्रग्स है, उनको मेटाबोलाइज कर रहा होता है। और क्लब सेल जो है वो आपके इनहेल्ड हार्मफुल जो सब्सटेंस होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने के अंदर हेल्प कर रहा होता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन क्या होती है कि ब्रोंक्यूल्स डायरेक्टली जो इनहेल्ड होती है उसके अंदर कंटेंट होते हैं, यानी कि पोल्यूशन है, सिगरेट स्मोक है, केमिकल्स हैं, सब्सटेंस हैं, इन सारी चीजों को जो है वो आपका मिला के केमिकली क्या कर रहा होता है, ब्रेक डाउन कर रहा होता है। और कुछ केमिकल जो है वो जो P450 है उसके मेटाबॉलिज्म के बाद और ज्यादा जो टॉक्सिन्स हैं वो इंटरमीडिएट होते हैं, उसके अंदर कन्वर्ट होते हैं, और आपकी जो क्लब सेल्स हैं वो आपको इंजर भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि डिग्रेडेड टॉक्सिन्स via chromophore 450 secreted component of the surfactant, यानी कि secrete surfactant like component, यानी कि क्लब सेल जो होता है वो आपका surfactant जैसा मटेरियल secrete करते हैं ना। तो आपकी जो ट्रू एल्वुलर surfactant होते हैं ना, जो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स बना रहे होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपकी सरफेस टेंशन कम करता है, जो स्मॉल एयरवेज है उनको कोलैप्स करता है, एपिथेलियम को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है ना, यानी कि दे आर द कंपोनेंट ऑफ द सर्फेक्टेंट एंड प्रोजेनेटर सेल्स ऑफ द क्लब एंड द सिलिएटेड सेल्स। प्रोजेनेटर्स क्या होते हैं? ऐसे इमेच्योर सेल्स जो डिवाइड होके आपके स्पेसिफिक मेच्योर सेल्स बना सकते हो, यानी कि आपके जो क्लब सेल्स हैं वो आपके ब्रोंकियल एपिथेलियल जो है उसके डैमेज होने के ऊपर प्रोलिफरेट करें, यानी कि उसके बाद टूटने के बाद, यानी कि यानी कि प्रोजिनेटर सेल्स, यानी कि टूटने के बाद वो आपके क्या बनाए, न्यू क्लब सेल्स बनाए, न्यू क्लब सेल्स के साथ साथ आपके सिलिएटेड सेल्स बनाए। ठीक है, तो क्लब सेल्स आपके जो ब्रोंकियल रिपेयर है या उसकी रीजनरेशन है उसके अंदर हेल्प कर रहे होते हैं, यानी कि आपके जो क्लब सेल्स होते हैं अगर कोई चीज टूट भी जाए, यानी कि आपके सेल्स टूट जाए, खत्म हो जाए, वो मजीद आपके जो क्लब सेल्स होते हैं वो आपके मजीद न्यू क्लब सेल्स के अंदर बना देता है और न्यू सिलिएटेड सेल्स के अंदर बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो देर इज अ नॉन सिलिएटेड कॉलमनर क्यूबेटर थीलियम, यानी कि आपके जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उसके अंदर नॉन सिलिएटेड सिक्रेटरी सेल्स होते हैं जो टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करते हैं P450 के थ्रू, प्रोटेक्ट करते हैं सर्फेक्टेंट लाइक सिक्रीशंस को। और डैमेज ब्रोंकियल एपिथेलियम, यानी कि अगर आपकी ब्रोंकियल लाइनिंग डैमेज हो चुकी है उसको दोबारा से रीग्रोथ करने के लिए आपके कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? क्लब सेल्स। क्लियर बच्चों? इसकी एक दफा एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं बच्चों। वो क्या कहता है? वो कहता है a biopsy from a terminal bronchioles show non-ciliated dome-shaped cells rich in smooth endoplasmic reticulum. Their primary role is detoxification and secretion of the protective protein because club cell contain the xenobiotic metabolic enzyme and for P450. Clear? After toxic bronchial injury, which cell can proliferate and contribute to epithelial repair? Club cell. Which airway structure contain the highest relatively concentration of the club cells? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। और ये इसी के स्ट्रक्चर्स को जो है वो जो मेंटेनेंस वो कर रहा होता है। विच फीचर बेस्ट डिफरेंशिएट अ क्लब सेल्स फ्रॉम द गॉबलेट सेल्स? नॉन सिलिएटेड डोम शेप्ड एपेक्स एंड द ज़ेनोबायोटिक एंजाइम इसके अंदर जो है वो आपके पाए जाते हैं, और छोटे छोटे इसके अंदर जो है वो आपके होते हैं, ठीक है, डोम शेप्ड, यानी कि छोटे छोटे क्लब सेल्स होते हैं। A toxic compound is metabolically activated by cytochrome P450 enzyme small club cells. Which cell is vulnerable to club cells? ठीक है, तो ऐसे एमसीक्यूज आते हैं और ऐसे ही एमसीक्यूज आपने जो सब आपने कवर अप करने होते हैं। सो लास्ट टॉपिक, टाइम क्या हो रहा है? 6:40, या टाइम है अभी, ये इंशाल्लाह पेज हम कवर कर लेंगे इंशाल्लाह आज की डेट में। बात करते हैं एल्वुलर सेल, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आगे जाके आपको ये चीजें बहुत काम आएंगी। ये अब देखिए, ये टाइप 1 न्यूमोसाइट्स और टाइप 2 न्यूमोसाइट्स ये आपके पूरे रिस्पायरेटरी के अंदर आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। ठीक, अच्छा बच्चों यहाँ तक आपको समझ आ गई? बच्चों यहाँ तक समझ आ गई? काइंडली मुझे एक दफा सब बता दें। ठीक है बच्चों, मोहम्मद इशफाक, ये बच्चा भी नहीं हुआ, नेहा, ठीक है, चलें, अच्छी बात है बच्चों, आपको समझ आ रही है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं हमारा, नेक्स्ट है विच इज योर टाइप 1 न्यूमोसाइट्स एंड टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। टाइप 1 न्यूमोसाइट्स में वो क्या कहता है? स्कीमस 97% ऑफ एल्वुलर सरफेस, यानी कि जो स्क्वेमस सेल्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं? बहुत ज्यादा फ्लैट और थिन सेल्स होते हैं। ठीक है, तो टाइप 1 न्यूमोसाइट्स आपकी जो थिन है वो उसके होने की वजह से क्या होती है? क्योंकि ताकि आपकी 97% इसलिए होते हैं बिकॉज ऑफ गैसियस एक्सचेंज।
गैसेस एक्सचेंज की वजह से जो है वो 97%, यानी कि आपकी जो लंग्स का काम है उसके ऊपर मेन फोकस किया गया है। ठीक है, तो टाइप 1 न्यूमोसाइट्स थिन इसलिए होते हैं ताकि आपकी जो गैस है उसकी डिफ्यूजन जो है वो अच्छे से हो सके। थिनली लाइन द एल्वुलाई फॉर ऑप्टिमल गैस एक्सचेंज, यानी कि जितनी कमजोर या जितनी जो डिफ्यूजन है फास्टर होनी चाहिए वो मेम्ब्रेन उतनी ज्यादा थिन होगी, जिसके अंदर आपके जो मेम्ब्रेन है उसका थिन होना क्या है, जरूरी है। ठीक है, और इसको एक लॉ कहते हैं जिसको हम कहते हैं फिक्स लॉ। फिक्स लॉ उसके मुताबिक आपकी जितनी मेम्ब्रेन थिन उतनी डिफ्यूजन आपकी फास्ट है। वो कहता है पोर्स ऑफ कॉर्न, पोर्स ऑफ कॉर्न, यानी कि आपका ऐसे एनाटॉमिकल कम्युनिकेशन जो होता है एल्वोलाई दैट अलाउ द पैसेज ऑफ एयर फ्लूइड फेगोसाइट एंड बैक्टीरिया इन द, यानी कि इन नमूनिया, यानी कि पोर्स ऑफ कॉन्स आपके नेबरिंग यानी कि आपके एल्वोलाई के दरमियान स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं। अब इन ओपनिंग्स के पास यानी कि इस ये जो पोन्स ऑफ कॉन्स है इस ओपनिंग की, यानी कि फॉर एग्जांपल ये ओपनिंग है, इसके पास ये ऐसे एल्वोलाई पड़े। अब इसके पास आपकी क्या होती है, एयर फ्लूइड मैक्रोफेजेस बैक्टीरिया। अभी ये पोर्स ऑफ कॉन्स है, इसके पास अगर एयर है, यानी कि अगर आपका एयर पास होने की बेनिफिट क्या है, अगर आपके ब्रोंक्यूल्स ब्लॉक्ड हों और आपकी जो एडजेसेंट जो एल्वुलाइज हैं या आपकी जो कोलरेटरल वेंटिलेशन है वो आपको चाहिए, तो आपको पोन्स ऑफ कॉन से मिल सकती है, विच इज एनाटॉमिकल कम्युनिकेशन बिटवीन द एल्वुलाई। यानी कि अगर आपकी कोई एक चीज ब्लॉक है ना, जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन होना, जैसे हमने आपने दिमाग में वो पढ़ा होगा एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, कि अगर या सर्कल ऑफ विलस के अंदर कि अगर एक चीज ब्लॉक है ना तो दूसरा वो प्रोवाइड कर रहा है, तो ये कम्युनिकेशंस होती हैं। पोन्स ऑफ कॉन्स एक कम्युनिकेशन है कि अगर आपकी एक ब्रोंक्यूल्स आपकी ब्लॉक्ड है तो आपके जो दूसरी रिलेशंस हैं वो आपको क्या हो, यानी कि आपका एक एल्वुलस के अंदर इंफेक्शन हो रहा है या वो आपका खराब हो गया है, ठीक है, तो ये जो पोर्स होते हैं वो आपको क्या करें, जो सांस आपको जो वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं नमूनिया के अंदर उसके अंदर भी पोन्स ऑफ कॉन्स से स्प्रेड हो सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द टाइप 1 न्यूमोसाइट्स। अब आते हैं टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। इसका टाइप 1 में आपने सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि ये आपके सांस लेने के लिए गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, लेकिन टाइप 2 में आपने याद रखना है सर्फेक्टेंट। क्यूबॉइडल एंड क्लस्टर्ड टू फंक्शंस। अब टाइप 2 न्यूमोसाइट्स आपके क्या होते हैं, कोबाइडल शेप्स के अंदर होते हैं। क्या होते हैं, कोबाइडल शेप्स के अंदर होते हैं, और एल्वुलर जो कॉर्नर्स होते हैं उसके क्लस्टर्ड होते हैं। अब टाइप 1 से ये क्या होते हैं, थिक होते हैं। अब इसका काम ही नहीं है यार गैसेस एक्सचेंज का, तो ये आपके क्या होंगे, क्लस्टर्ड, यानी कि ज्यादा होंगे, और आपके क्या होंगे बच्चों, क्या होंगे, ये आपके क्या होंगे, क्लस्टर शेप के अंदर होंगे। फंक्शन क्या है, सर्व एज अ स्टेम सेल प्रिकर्सर फॉर टू सेल टाइप, यानी कि टाइप 1 एंड टाइप 2 न्यूमोसाइट्स प्रोलिफरेट ड्यूरिंग लंग डैमेज। सिंपल, एल्वुलर डैमेज हुआ यानी कि लंग्स की कोई इंजरी हुई, लंग्स की जब इंजरी होती है उसके बाद टाइप 2 न्यूमोसाइट्स के अंदर डिवाइड होते हैं, यानी कि आपके जो डिवाइड करते हैं, यानी कि टाइप 2 न्यूमोसाइट्स आपके एल्वुलर स्टेम या आपके जो प्रोजेनेटर सेल्स होते हैं, यानी कि जो आपके दोबारा से रिक्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ा के आया कि ये आपके जो क्लब सेल्स होते हैं ये आपको कब ब्रोंकियल जो ट्रीज होती हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि अगर आपके लेयर डैमेज हो जाए या आपके सेल्स डैमेज हो जाए। ऐसे ही टाइप 2 न्यूमोसाइट्स भी आपके लंग जब लंग्स की इंजरी होती है उसके बाद डिवाइड करती है टाइप 1 न्यूमोसाइट्स में और टाइप 2 न्यूमोसाइट्स में। तो जब भी बच्चों आपकी एल्वुलर डैमेज हो तो आपके जो टाइप 2 सेल्स होते हैं क्या होते हैं, टाइप 2 सेल्स उसकी क्या होती है, प्रोलिफरेशन। ठीक है, तो टाइप 1 में आपकी जो सेल्स होते हैं टाइप 2 वो डिफरेंशिएट कर रहा होता है टाइप 1 में भी और टाइप 2 में भी। ठीक है ना, तो इसलिए एआरडीएस या निमोनिया के बाद आपकी जो एल्वुलाई होती है वो आपकी टाइप 2 सेल्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। क्यों क्यों इसका काम क्या है, स्टेम सेल्स का स्वेयर एज अ स्टेम सेल्स प्रिकर्सर्स फॉर टू सेल्स टाइप, यानी कि दोनों सेल्स का समझ ले हेड होता है, स्क्रीट करता है सर्फेक्टेंट को फ्रॉम द लेमिनर बॉडीज, यानी कि स्क्रीट यानी लेमिनर बॉडीज क्या होती है, यानी कि टाइप 2 न्यूमोसाइट्स का जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर एक ग्रेन्यूल्स होते हैं जो सर्फेक्टेंट को स्टोर कर रही होती हैं और आपकी क्या कर रही होती है, रिलीज कर रही होती है। ठीक है, तो इसलिए लेमिनल बॉडीज के अंदर जो सर्फेक्टेंट होते हैं वो एल्वुलर स्पेस है उसके अंदर सरफेस के ऊपर रिलीज करी होती है किसको, सर्फेक्टेंट को। तो इसका काम क्या था टाइप 1 का, गैसेस एक्सचेंज। टाइप 2 का एक तो डिफरेंशिएट करना टाइप 1 और टाइप 2 में डैमेज होने के बाद, और आपका सर्फेक्टेंट प्रोवाइड करना।
ठीक है, अब वो बात करते हैं कि सरफेक्टेंट की, कि डिक्रीज एल्वुलर सरफेस टेंशन, यानी कि यार सिंपल इज दैट, इतनी सी बात याद रख लें कि आपका अब सरफेक्टेंट नहीं है। अब जब अगर आपकी सरफेक्टेंट नहीं होगी हमारी बॉडी के अंदर जो आपके लंग्स को कोलैप्स होने से बचा रहा है, तो बच्चों याद रखें डिक्रीज एल्वुलर सरफेस टेंशन, यानी कि एल्वुलस के अंदर जो फ्लूइड लेयर होती है वो कम होती है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। जब वो अट्रैक्ट करती हैं तो आपके लंग्स क्या हो जाते हैं, एल्वुलाई आपस के अंदर कोलैप्स हो जाते हैं। ठीक है ना। और जब सरफेक्टेंट ज्यादा, सरफेस टेंशन कम, सरफेक्टेंट कम तो सरफेस टेंशन ज्यादा। तो डिक्रीज एल्वुलरी सरफेस टेंशन, यानी कि एल्वुलाई की जो सरफेस टेंशन है वो आपकी कम होगी, तो वो आपके एल्वुलर क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। जब वो इकट्ठे होंगे तो लंग्स का कॉइल भी कम हो जाएगा। रिकॉइल का क्या मतलब होता है, यानी कि लंग्स के पास ना एक कुदरती एक ताकत होती है कि वो अपने ओरिजिनल स्माइल साइज की तरफ वापस आता है, फिर बड़ा हो जाता है, फिर आता है, फिर बड़ा हो जाता है, फिर आता है, फिर बड़ा हो जाता है। तो ये आपकी जो लंग्स की ये रिक्वायल होती है ना, कि वो छोटे साइज में आना फिर बड़े साइज के अंदर आना, वो काम क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एंड इंक्रीज कॉम्प्लायंस। कॉम्प्लायंस क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये एम्फेसीमा में भी आप पढ़ेंगे कि आपकी जो प्रेशर है उसको चेंज के रिस्पॉन्स में आपका जो लंग्स है वो कितना इजीली एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, अब ये सारी चीजें तो हो गई हैं कम, एल्वोलाई कम, सरफेस टेंशन कम, वो कोलैप्स हो गया, सारी चीजें। लेकिन जो कंप्लेंस होती है कि आपकी जो एरिया है वो आपको मिल गया तो आपका लंग्स जो है वो इजीली एक्सपैंड कर जाता है। लेकिन उसका काम ये होता है कि वो बढ़ तो जाता है लेकिन वो ब्रीदिंग के लिए कोई काम नहीं करता। और वो जब बढ़ता है तो आपका लंग्स स्टिफ हो जाता है, एक्सपैंड करना मुश्किल हो जाता है, ब्रीदिंग आपका करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए सरफेस टेंशन आपको रिक्वायर्ड होती है आपकी रिक्वायल के लिए, ताकि आपका लंग्स अपनी, यानी कि आपने सांस लिया, आपने सांस लिया, ठीक है, आपका लंग्स एक्सपैंड हुआ, अब इसने रिकॉयल होना है, रिकॉयल हुआ, ये इस रिकॉयल के अंदर आपकी ये सरफेक्टेंट इंपॉर्टेंट है। अब जब सरफेक्टेंट नहीं है तो जब अगर कंप्लेंस ज्यादा होगी तो वो आपको एक शेप होती है जिसे हम कहते हैं बैरल शेप स्ट्रक्चर, जो हम एम्फेसीमा के अंदर देखते हैं। इसलिए कंप्लायंस वैसे तो इंपॉर्टेंट होती है, जरूरी होती है गैसेस चेंज में, लेकिन जब ये किसी बीमारी से होती है ना तो वो आपकी चेस्ट को बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर जाती है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में बहुत मुश्किल होती है और लंग्स आपके स्टिफ हो जाते हैं। कंपोज ऑफ मल्टीपल लेस्थिन। बच्चों सरफेक्टेंट के अंदर ना तीन चीजें होती हैं, ये आप, ये कुछ चीजें ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिल जाएगा, लेकिन इस चीजों को अच्छे से आप पढ़ लें। बच्चों सरफेक्टेंट के अंदर तीन चीजें होती हैं, एक आपके फॉस्फोलिपिड्स, एक आपकी प्रोटीन्स, और एक आपके होते हैं कोलेस्ट्रॉल्स। जो मेजर फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ना उसको कहते हैं डीपीपीसी। ठीक है, अब इस डीपीपीसी को हम लेस्थिन कहते हैं। ठीक है, जो आपकी सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। ये सिंथेसिस बिगन 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, यानी सरफेक्टेंट की जो सिंथेसिस होती है, यानी कि टाइप 2 न्यूमोसाइट्स अराउंड 20 वीक्स के ऊपर सरफेक्टेंट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, एंड अचीव 35। अभी मैंने आपको बताया अगर बच्चा 32 वीक्स में मर जाए तो क्या होगा, सब सरफेक्टेंट की डेफिशिएंसी होगी, एल्वेओलर कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, एनआरडीएस का पेशेंट होगा आपके पास। ठीक है, और हमें फिर बाहर से जो सा वो हमें देने पड़ते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द फीटल सर्फेक्टेंट सिंथेसिस एंड द लंग्स इन्वायरमेंट, यानी कि अगर माँ के पेट के अंदर जब बच्चा है और उसकी सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी है, क्या हमें खतरा है कि यार ये जल्दी पैदा हो जाएगा, ये माँ बर्दाश्त नहीं कर रही, तो हमने उसमें क्या देने होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यानी कि डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन देने होते हैं, ताकि वो आपकी जो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स है उसकी मैचुरेशन करे, सर्फेक्टेंट को बढ़ाए, एनआरडीएस को कम करे, और बच्चे को आगे जो चांसेस है वो आपके क्या हों, ज्यादा हो। कोलैप्सिंग प्रेशर इज इक्वल टू टू सरफेस टेंशन इनटू द रेडियस, ये आपका क्या होता है, लैप्लेस लॉ होता है। क्या होता है, लैप्लेस लॉ, जिसके अंदर इसको हम क्या कहते हैं, P इज इक्वल टू 2T/R, यानी कि आपका रेडियस होता है, आपका कोलैप्सिंग प्रेशर, सरफेस टेंशन और आपका एल्वुलर रेडियस। इसको आप बिल्कुल स्किप कर दें। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों आपके एल्वुलर मैक्रोफेजेस की। तो फैगोसाइट फॉरेन मटेरियल्स, यानी कि आपके जो एल्वुलाई होते हैं वो आपके एज अ फॉरेन मटेरियल भी काम कर रहे होते हैं, यानी कि अगर आपके ऐसे इमेच्योर सेल्स जो आपके क्या कर रहे हो, एल्वुलर स्पेस के अंदर क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो,
तो इसके अंदर आपने क्या पढ़ना है बच्चों, कि मैक्रोफेजेस को रिमूव करती है, यानी कि आपके जो एल्वोलर है, एल्वोलाई है, वो गैसेस एक्सचेंज के साथ साथ आपके क्या कर रहे होते हैं, मैक्रोफेजेस का काम कर रहे होते हैं कि आपके डस्ट को रिमूव कर रहे होते हैं, बैक्टीरिया को, डेड सेल्स को, कार्बन मटेरियल्स को, सेलुलर डेब्रिस को, सारों को कर रहे होते हैं। रिलीज साइटोकाइंस एंड एल्वोलरी प्रोटीएस, यानी कि आपके जो केमिकल सिग्नल्स होते हैं और आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके इम्यून रिस्पांस को रेगुलेट कर रहे होते हैं। साइटोकाइंस के अंदर आपके कौन कौन से आ जाते हैं, इंटरल्यूकिन 1, TNF अल्फा, इंटरल्यूकिन 6, ठीक है। तो इन सारी चीजों को क्या बना रहे होते हैं, ये आपके काम कर रहे होते हैं एज अ मैक्रोफेजेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, आपने स्मोकिंग की, उससे आपके क्या हो गए, मैक्रोफेजेस आपके जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं उनकी एक्टिवेशन हो जाती है। जब उसकी एक्टिवेशन होती है तो उसकी वजह से क्या रिलीज होता है, इलास्टेज रिलीज होता है एंजाइम। जब वो रिलीज होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो एल्वुलर वॉल होती है उसकी डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। जब उसकी डिस्ट्रक्शन होती है तो आपको क्या मिलता है, बुल्लाई फॉर्मेशन। बुल्लाई फॉर्मेशन किसके अंदर हम देखते हैं, एम्फासीमा के अंदर देखते हैं, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल एक्सेसिव ये प्रोटीएज जो होता है ना, एल्वुलर प्रोटीएज, अगर एल्वुलर प्रोटीएज की जो है वो अगर क्या कहते हैं एक्टिविटी अनकंट्रोल्ड हो जाए ना, तो वो आपके एल्वुलर वॉल को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से एम्फीसीमा के चांसेस क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। हेमोसिडिन लेडन मैक्रोफेजेस में भी फाउंड, जिसे हम क्या कहते हैं पल्मोनरी एडिमा या एल्वुलर मैक्रोफेजेस। हेमोसिडिन लेडन मैक्रोफेजेस क्या होते हैं बच्चों, जब आपके जो आरबीसीज होते हैं वो आपके एल्वुलाई के अंदर क्या हो जाए, लीक हो जाए, यानी कि आपके जो मैक्रोफेजेस आरबीसीज को क्या करो, इंजेस्ट करते हैं, हीमोग्लोबिन को ब्रेक करते हैं, और आपका जो आयरन होता है वो आपका हेमोसिडिन की फॉर्म के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। और इन्हें आपके हार्ट फेलियर सेल्स भी कहते हैं, स्पेशली आपकी जो क्रोनिक लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर है उसको भी हम कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं, हेमोसिडिन होते हैं। इसके हम एमसीक्यूज कर लेते हैं, एंड देन वी विल गो टू आवर लास्ट टॉपिक व्हिच इज एनआरडीएस। A lung biopsy shows cuboidal alveolar cells with laminar bodies, which function is most likely closely associated with these cells. Surfactant secretion and the epithelial regeneration. Epithelial regeneration यानी कि टाइप 1 और टाइप 2 के अंदर डिफरेंशिएट करना, ये भी साथ लिखना है। Which cell cover the greatest portion of the alveolar surface area? टाइप 1 97%। क्यों, किसके लिए, गैसियस एक्सचेंज के साथ। A patient with acute respiratory distress syndrome develops diffuse alveolar epithelial injury. Which cellular type proliferate to restore the lining? अच्छा, कौन से ऐसे सेल्स होते हैं जो आपके लाइनिंग्स को जो है वो रिस्टोर कर रहे होते हैं, लाइनिंग्स को रिस्टोर कर रहे होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, टाइप 2। क्लब सेल्स, सेल्स की अलग बात होती है, लेकिन रिस्टोर के लाइनिंग्स को रिस्टोर करना आपका किसका काम होता है, टाइप 2 का। स्मोकर हैज अ कार्बन लेडन सेल्स, अभी पढ़ के आए मैक्रोफेज लेवल, दिस सेल्स आर मोस्टली लाइकली बी द alveolar macrophages. Which combination form the thinnest part of the blood air barrier? तो आपके क्या होते हैं, टाइप 1 सेल्स, फ्यूज बेसल लैमेला एंड कैपिलरी एंडोथेलियम। लास्ट टॉपिक, टाइप 1 टाइप 2 न्यूमोसाइट्स की समझ आ गई है, कोई ऐसी चीज जो बच्चे समझ ना आई हो, बच्चे कोई ऐसी, बच्चे लास्ट टॉपिक है, कोई ऐसी चीज जो समझ ना आई हो बच्चे, काइंड को समझ आ गई मुझे काइंडली सब बता दें। इशफाक बच्चे आपको समझ आई है, जारा, नेहा, ओके। So last topic is NRDS, which is quite the MCQ's point of view in NRE as well as USMLE. ज्यादा होगी, जब आपकी सरफेस टेंशन ज्यादा होगी तो आपको एल्वोलाई को, यानी कि आप जब यानी कि एक्सपायरेशन कर रहे होंगे ना, यानी कि सांस बाहर निकाल रहे होंगे, तो जो रिड्यूस फॉर्म होती है ना, यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये फॉर एग्जाम्पल लंग्स है, आपने इंस्पायरेशन करना है, सांस लेना है, तो ये क्या होंगे, ऐसे हो जाएंगे, खुल जाएंगे। लेकिन अब आपने एक्सपायर करना है तो ये ऐसे हो जाएंगे। इस स्टेज के अंदर सर्फेक्टेंट रिस्पॉन्सिबल होता है जब ये कोलैप्स हो रहे होते हैं, यहां पे आपका कोलैप्स होना बचाता है।
अब जब सरफेस टेंशन ज्यादा होगी उसकी वजह से एल्वोलाई कोलैप्स होंगे तो आपको क्या अपीयरेंस देखने को मिलेगी? ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस ऑफ द लंग्स फील्ड, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज। ठीक है, कि आपके जो एल्वोलाई है वो आपकी एक्सपिरेशन के ऊपर कोलैप्स करें। तो होता क्या है, आपकी सरफेक्टेंट की क्या हुई? डेफिशिएंसी। उसकी वजह से क्या हुआ? सरफेस टेंशन ज्यादा। जब सरफेस टेंशन ज्यादा तो एल्वोलाई की जो एल्वोलाई ऑन एक्सपायरेशन, सांस बाहर निकालने पे क्या हो गया? कोलैप्स। जब कोलैप्स हुआ तो उसे हम क्या कहते हैं? एटलेक्टेसिस। एटलेक्टेसिस से क्या हुआ? आपकी गैस की जो एक्सचेंज है वो आपकी क्या हुई? कम। उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिला? हाइपोक्सीमिया। और हाइपोक्सीमिया से आपको क्या होता है कि आपकी जो आर्टीरियल ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाए? कम हो जाए। और ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस का क्या मतलब होता है? आपको चेस्ट एक्सरे के ऊपर ग्रेनुलर हैजीनेस, क्या कहते हैं इसको? ग्रेनुलर हैजीनेस, ग्रेनुलर हैजीनेस। ये गौर से देखें, ये स्ट्रक्चर सारा। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है कि अगर आपको अपर लोब्स के ऊपर हैजीनेस मिले तो वो किस चीज का पेशेंट होता है? मैं ऑलरेडी बता के आया हूं आपको, जो बच्चे मेरे साथ थे। अपर लोब के अंदर अगर हैजीनेस है तो मुझे कोई बता सकता है कि उसको क्या कहते हैं, वो कौन सा पेशेंट होता है अर्ली स्टेज के अंदर? कोई बता सकता है? बहुत आसान। एनीवन, एनीवन, जल्दी बताओ, आता है या नहीं? दो लफ्ज हैं, दो लफ्ज। अपर लोब की हैजीनेस। एक्सीलेंट। टीबी। टीबी अपर लोब की होती है। हैजीनेस का मतलब होता है ऐसे बिल्कुल स्पेसिस नजर आ रही हूँ, बिल्कुल स्पेसिस नजर आ रही हूँ, ग्रैन्युलोज टाइप। ठीक है, यूनिफॉर्मली। ठीक है। रिस्क फैक्टर क्या होते हैं बच्चों एनआरडीएस के? अब एनआरडीएस के रिस्क फैक्टर ये होते हैं कि प्री मेच्योरिटी, यानी कि बच्चा वक्त से पहले पैदा हो जाए। और प्री मेच्योर लंग्स होंगे तो आपके टाइप 2 न्यूमोसाइट्स नहीं बनेंगे। जब टाइप 2 न्यूमोसाइट नहीं बनेंगे तो सरफेक्टर नहीं बनेगा, सरफेक्टर नहीं बनेगा तो पेशेंट के क्या होंगे? कोलैप्स होंगे। डायबिटीज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जिसे हम क्या कहते हैं? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि मेटरनल डायबिटीज। अब मेटरनल ग्लूकोज क्या करता है? यानी कि माँ के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो आपका प्लेसेंटा क्रॉस करता है। इंसुलिन क्रॉस नहीं कर सकती, ग्लूकोज कर सकता है। जब मेटरनल हाइपरग्लाइसीमिया होगा, माँ के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया होगा, यानी कि मेटरनल हाइपरग्लाइसीमिया होगा, तो उसकी वजह से जो फीटल है उसके अंदर क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज बच्चे के अंदर जाएगी, जिसकी वजह से जो आपके फीटल पेंक्रियाज हैं वो आपके क्या रिलीज करेंगे? इंसुलिन रिलीज करेंगे। और जब इंसुलिन ज्यादा होगी तो वो उसकी वजह से फीटल इंसुलिन, जब हाई फीटल इंसुलिन होती है वो आपके कॉर्टिसोल की सर्फेक्टेंट मैचुरेशन है उसको अपोज कर देती है, यानी कि उसकी जो सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन है उसको कम कर देती है। ठीक है। तो फीटल हाइपर इंसुलिनीमिया, यानी कि माँ के अंदर जब ग्लूकोज ज्यादा थी, ग्लूकोज बच्चे के अंदर गई, बच्चों के अंदर इंसुलिन आई, इंसुलिन ने ग्लूकोज को पकड़ा, स्टोर करने की कोशिश की, लेकिन उसकी वजह से कॉर्टिसोल अफेक्ट हुआ, हाइपर इंसुलिनीमिया हुआ। टाइप 2 के ऊपर उसने अफेक्ट किया, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स के ऊपर आपकी सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी हुई और एनआरडीएस हो गया। क्लियर? इसके अलावा सी सेक्शन डिलीवरी, यानी कि रिलीज, डिक्रीज रिलीज ऑफ फीटल ग्लूकोकार्ड लेस स्ट्रेसफुल देन द वजाइनल डिलीवरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्लू। स्पेशली जो सी सेक्शन होता है ना विदाउट लेबर, लेबर के जो, यानी कि आप जब नॉर्मल लेबर हो रहा होता है ना, यानी कि माँ खुद खुद से कोशिश कर रही होती है, उसके अंदर आपके दो हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं। कोई बता सकता है कौन से हार्मोन्स होते हैं? स्ट्रेस हार्मोन्स कौन से होते हैं? चलो इतने बता दो बस। सेकंड, कॉर्टिसोल के अलावा? मारूक जारा, तुम लोग सो रहे हो यार। कॉर्टिसोल के अलावा? यार इतना इंपॉर्टेंट है कैटाकोलामाइंस यार, इतने इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं। अब ये स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं जो फीटल लंग्स की जो फ्लूइड क्लियरेंस है उसके लिए या उसकी मैच्योरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जब सी सेक्शन करते हैं विदाउट लेबर तो उसके अंदर सारी बात है किसी किस्म का कोई स्ट्रेस ही नहीं है, उसके अंदर कैटाकोलामाइंस भी कम होंगे, कॉर्टिसोल रिलीज नहीं होगा, जो लंग्स की फ्लूइड क्लियरेंस है वो नहीं होगी, और उसकी वजह से जो रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस है वो आपका क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और स्ट्रेस जो है वो रिस्पॉन्स आपका क्या होगा? बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगी, फ्लूइड आपका क्लियरेंस नहीं होगी। ट्रीटमेंट के अंदर वो क्या कहता है? मेटरनल ग्लूकोकॉइड्स, यानी कि जो
मेटरनल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं बिफोर द बर्थ, यानी कि बच्चा पैदा होने से पहले आपने बीटामेथाजोन या डेक्सामेथाजोन देने होते हैं, जो आपके सर्फेक्टेंट की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर रहे होते हैं। एक्सोजीनियस सर्फेक्टेंट फॉर द इन्फेंट, यानी कि जो बाहर से आपने देने होते हैं, ठीक है। थेराप्यूटिक सप्लीमेंट ऑक्सीजन कैन रिजल्ट इन द थेराप्यूटिक। सम टाइम ये नहीं होता कि आपने क्या कहते हैं अपना रिस्पायरेटरी सपोर्ट दी और वो जो सा बिल्कुल ठीक काम की, ऐसा नहीं होता बच्चों। ट्रीटमेंट में आपने जो थेराप्यूटिक जो सप्लीमेंट देनी होती है, यानी कि आपने ऑक्सीजन वगैरह देनी होती है कॉम्प्लिकेशन, उसके अंदर आपको सिम्टम्स देखने को मिल रहे होते हैं जिसे हम कहते हैं RIB, रेटिना, यानी कि रेटिना रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज और ब्रोंको डिस्प्ले जो पल्मोनरी डिस्प्लेज, यानी कि हाई ऑक्सीजन की वजह से आपके रेटिना वेसल्स भी डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, क्यों? आपका रेटिना जो वेसल्स होते हैं ना, वो ग्रोथ को सप्रेस कर देते हैं। हाई ऑक्सीजन, हाई ऑक्सीजन आपकी रेटिना की वेसल्स को क्या कर देते हैं? सप्रेस, जिसकी वजह से क्या होती है? न्यूवेस्कुलराइजेशन, हाइपोक्सिया। इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज क्यों होता है? ऑक्सीजन की वजह से। वो आपकी जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसको फ्रेजाइल बना देती है। फ्रेजाइल का मतलब होता है बिल्कुल कमजोर, छो हाथ लगाने से फट जाना, थोड़ा सा प्रेशर करने से फट जाना। ठीक है। इसके अलावा ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया, यानी कि आपकी जो प्री मेच्योर इन्फेंट है उसके अंदर लंग्स डिजीज की वजह से मैकेनिकल वेंटिलेशन के बाद आपके इमेच्योर लंग्स हो, ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी हो, प्रेशर ज्यादा हो, इन्फ्लामेशन हो। ठीक है। और पेशेंट आपके पास कैसे प्रेजेंट करता है? टैकेपिनिया, रिट्रैक्शन, पुअर ग्रोथ। ठीक है। तो हाई ऑक्सीजन से आपको क्या देखने को मिल रहा होता है बच्चों? ये चीजें आपको जो वेसल्स होती हैं उनको डैमेज करने में आपका ऑक्सीजन ज्यादा होता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट है, परसिस्टेंटली अगर आप लो ऑक्सीजन दें, ठीक है, तो उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिल रहा होता है? एक बीमारी है जिसे हम क्या कहते हैं? PD, पेटेंट डक्टर आर्टियोसिस। अगर आपकी परसिस्टेंटली ऑक्सीजन कम रहे तो आपकी जो डक्टस क्लोज है वो आपकी क्या रहती है? फेल रहती है, और आपकी जो पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस है वो आपकी ओपन रहती है। बाकी स्क्रीन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, लेस थिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो इन द एमनियोटिक फ्लूइड। सर्फेक्टेंट का जो मेजर, जो मैंने आपको तीन चीजें बताई थी किस किस से बन रहा है, उसके अंदर मेजर क्या होता है? फॉस्फोलिपिड। वो आपको क्या होता है? लेसिथिन होता है ना, DPPC। ठीक है। गेस्टेशन की जो लेटर वीक्स होता है उसके अंदर लेसिथिन रैपिडली इंक्रीज हो जाता है। अब स्फिंगोमाइलिन जो होता है वो आपको क्या होता है? प्रेगनेंसी के अंदर कंपैरेटिवली स्टेबल जो सब रहता है। तो L ओवर S रेशियो वो कहता है कि अगर मोर देन 2 है, इसका मतलब है कि जो आपके फीटल लंग है वो आपके क्या है? जनरली मैच्योर है। वो कहता है लेस देन 1.5 है तो इसका मतलब है आपकी क्या है? NRDS का रिस्क ज्यादा है। ठीक है। डायबिटिक प्रेगनेंसी के अंदर जो L ओवर S रेशियो है वो आपकी क्या होती है? हमने मेजरिंग करते रहना चाहिए, जिससे हमें असेस कर सकते हैं कि यार आपका जो लेसिथिन या स्फिंगोमाइलिन रेशियो है वो आपकी कम तो नहीं होगी, ग्लूकोज इस तरफ तो नहीं आ गई, तो वो आपने लाजमी देखनी होती है। फोम स्टेबिलिटी इंडेक्स, फोम स्टेबिलिटी इंडेक्स जो हम देख रहे होते हैं, जिसके अंदर आपकी जो सर्फेक्टेंट होते हैं वो अम्नियोटिक फ्लूइड को स्टेबल फॉर्म के अंदर बनाने के अंदर हेल्प आउट कर रहे होते हैं। ठीक है। बाकी जो सर्फेक्टेंट एल्बुमिन रेशियो होती है, यानी कि जो आपके एमनियोटिक फ्लूइड है उसके अंदर जो सर्फेक्टेंट है उसकी क्वांटिटी, यानी कि एल्बुमिन के जो कंपैरिजन में क्या असेस करनी होती है? ज्यादा रेशियो होगी तो इसका मतलब है आपके जो लंग्स है वो आपके ज्यादा मेच्योर हो गए, यानी कि ज्यादा मेच्योरिटी आपको सजेस्ट करेगी। ठीक है। एंड परसिस्टेंट लो ऑक्सीजन टेंशन लीड्स टू द PDA, मैंने अभी आपको उसका पॉइंट आउट बता दिया। ठीक है। इस पेज में हमने क्या पढ़ा बच्चों? पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया, पुअर लंग ग्रोथ, ब्रोंकाई कम, एल्वोलाई कम, कैपिलरीज कम, गैस कम, गैस एक्सचेंज सरफेस कम, और NRDS। डायफ्रैग्मेटिक हर्निया आती हैं, जो कंटेंट होते हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया हो जाती है, फीटल यूरिन होता है, ओलिगोहाइड्रोमिनास होता है, और पोर्टर सीक्वेंस होता है। ब्रोंकोजेनिक सिस्ट, फोरगट रिस्पिरेटरी बडिंग होती है, बड निकलता है, एक्स्ट्रा बड निकलता है, ब्रोंकल सिस्ट बनता है। एक्सरे के ऊपर राउंड फ्लूइड फिल्ड लीजन देखने को मिल रहा होता है। ड्रेनेज करते हैं, इन्फेक्शन फैलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और एयरवेज को कंप्रेस करते हैं अगर इन्फेक्शन ज्यादा हो जाए, बढ़ जाए, और रिकरेंट नमोनिया के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्लब सेल्स, ऐसे सेल्स जो ब्रोंक्योल्स में होते हैं आपके, नॉन सिलिएटेड होते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर रहे होते हैं, यानी कि बाहर से कोई भी ना कोई अगर पॉल्यूशन वगैरह आई तो यही डिटॉक्सिफाई कर देंगे। किसकी मदद से? P450 की वजह से। सिक्रेटेंट लाइक सिक्रेशन करवा रहे होते हैं, और एपिथेलियल की रीजनरेशन करवा रहे होते हैं। टाइप 1 न्यूमोसाइट्स, गैसेस 97% गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है।
और आपके जो है वो क्या कर रहे होते हैं, पोन्स ऑफ कॉन्स होते हैं जो आपके मैक्रोफेजेस बैक्टीरिया को जो है वो मूव कर रहे होते हैं अगर आपके कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो जाए। टाइप 2 न्यूमोसाइट्स, एक तो आपकी टाइप 2 और टाइप 1 के अंदर प्रोलिफरेशन कर रहे होते हैं अगर लंग्स की इंजरी हो जाए। सर्फेक्टेंट को जो है वो बना रहे होते हैं, और सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन कब से हो रही होती है, 20 से लेके 35 तक। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका एल्वुलर मैक्रोफेजेस। एल्वुलर मैक्रोफेजेस आपके फॉरेन मटेरियल या आरबीसीज के अंदर जो होता है वो मैक्रोफेजेस को कलेक्ट कर लेते हैं। एडीमा या हेमरेज की चांसेस जो है वो ज्यादा कर देते हैं, आरबीसी की ब्रेक डाउन कर देते हैं, और हेमोसिडेंट लेडर मैक्रोफेज है। लेकिन एल्वुलर मैक्रोफेजेस का काम क्या होता है कि आपके मैक्रोफेजेस को पकड़ना और उसको खा जाना। एनआरडीएस पेशेंट प्रेजेंट यू विद हिस्ट्री ऑफ प्रीमेच्योरिटी, मैटरनल डायबिटीज, सी सेक्शन विदाउट द लेबर, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देने होते हैं, सर्फेक्टेंट को हमने इंक्रीज करना होता है। इसकी वजह से आरआईबी जैसे सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे होते हैं अगर ऑक्सीजन आप ज्यादा देते हैं। और अगर आप ऑक्सीजन परसिस्टेंट हाइपोक्सीमिया होता है बच्चे को, तो पीडीए के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। लेट्स डू देयर एमसीक्यूज। A 25-week infant develop respiratory distress immediately after birth. Chest radiograph show low lungs volume. पहले पहला पढ़ा diffuse ground glass opacities and air bronchiogram. What is the primary physiological defect? जून 2025 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। Increased alveolar surface tension from the surfactant deficiency. A pregnant patient at 29 weeks is expected to deliver within a 24 hour. Which intervention is most directly reduce the infant rates of NRDS? भाई सबसे पहले आपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो आपने देने होते हैं ताकि उसकी वजह से आपको सर्फेक्टेंट की मैच्योरेशन ज्यादा हो। Why does an infant with NRDS grunt during expiration? To increase the airway resistance and maintain and expiratory alveoli volume. Which maternal condition increase the risk of NRDS by delaying surfactant maturation? डायबिटीज मिलिटस विद फीटल हाइपरइंसुलिनीमिया। क्यों? हाइपरइंसुलिनीमिया क्या करता है, कॉर्टिसोल का इफेक्ट को कम कर देता है, स्ट्रेस कम हो जाता है उसकी वजह से। विच हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग इज एक्सपेक्टेड इन द अनट्रीटेड सीवियर एनआरडीएस? हाइलिन मेम्ब्रेन लाइनिंग कोलैप्स्ड एल्वोलाई। ठीक है। इट्स अ न्यू आल्सो फॉर द मी कि हमने यहाँ पे जो है वो अपनी सही तरीके से जो है वो हमने लाइनिंग्स को, जो बुक है उससे हट के जो एमसीक्यूज होता है उनको आपने पढ़ना होता है। क्लियर बच्चों? बाकी जो है वो आपके कल के टॉपिक हैं इंशाल्लाह। और यहाँ तक सारे बच्चों को समझ आ गई है? कोई ऐसी चीज जो समझ ना आई हो बच्चे? कोई ऐसी चीज जो समझ ना आई हो बच्चे? एवरीवन? जारा को क्लियर हो गया, और किस किस को क्लियर हो गया मुझे बता दें बच्चे। अशफाक क्लियर। बच्चे कोई ऐसा पॉइंट देखें, एमसीक्यूज क्लियर हो गया आपको? ये इंपॉर्टेंट है। रिस्पिरेटरी बहुत छोटा सा है, जब इसकी पैथोलॉजी आप पढ़ेंगे ना तो लिटरली आपको टाइम भी नहीं लगेगा, टाइम भी नहीं लगेगा कि आपने कितनी देर के अंदर पढ़ा है। नया बच्चे आपको क्लियर हो गया? ठीक है, शाबाश। जबीउल्लाह ने अभी ज्वाइन किया शायद। अच्छा बच्चों, ये आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। फर्स्ट लेक्चर है तो सारे बच्चे दोबारा से लें। नोट्स जो से हैं, जो आज के नोट्स हैं ये आपको पेड ही मिलेंगे। ठीक है। लेकिन आपको एमसीक्यूज मैंने पढ़ा दी हैं। ठीक है। और कल इंशाल्लाह हम अपनी एनाटॉमी को पूरा पढ़ लेंगे। एनाटॉमी कल हम कवर करेंगे। फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मैं सब बच्चों से कहूंगा। देखिए आपने हाउस जॉब करनी है ना, ये जो सा पेज है ना, ये वाला पेज, आप जब आईसीयू करेंगे ना, आपसे पहला पहला क्वेश्चन करेंगे टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपेरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है। ये पेज इंशाल्लाह मैं आपको क्रिस्टल क्लियर करके समझाऊंगा। ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको पता है एनआरई के अंदर लाजमी आता है इसके अंदर से। तो बच्चों फिजियोलॉजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ। फिजियोलॉजी आपने मिस नहीं करनी। ठीक है। पैथोलॉजी मैं आपको 2 दिन के अंदर भी करवा दूंगा। तो इनशाला कल आपकी एनाटॉमी हम अच्छे से करेंगे, थोड़ी स्पीड रखेंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको सारे जोन्स वगैरह पढ़ा चुका हूँ। तो कल ज्यादा स्पीड रख के हम इंशाल्लाह इसको 2 3 या 4 पेज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो तब तक के लिए बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।